गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है जिंदगी? हाँ, कैसा चल रहा है सब कुछ? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हाँ, डॉक्टर बनने की तैयारी। हर सुबह उठ के यही सोचना कि यार कितना बोरिंग सा काम है। रोज दिन उठते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर बॉटनी, जूलॉजी, फिर खुद को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या चल क्या रहा है हमारी ज़िंदगी में। बट सच बता रहा हूँ, ये सारे बोरिंग वर्क्स, ये सारे बोरिंग काम अगले साल रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे। और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि बोरिंग काम जो होता है ना, देखने में लगता है, या टाइम जब लग रहा हो, लगता है कि हाँ यार बोरिंग वर्क है, बट जब एक साथ एक्यूमुलेट होता है तो उसका रिजल्ट जो दिखेगा वो अलग लेवल पे तुम्हारी लाइफ में, हाँ, तुम्हारी लाइफ ही पूरी बदल देगा। वो बोरिंग तो छोड़ो, हर एक चीज़ ही पूरी पूरी बदल देगा। ठीक है, तो बस ये काम करते रहो। ठीक है, तो सबसे शानदार, दुनिया के सबसे बेहतरीन बच्चे हमारे सामने, हमारी स्क्रीन के उस साइड बैठे हुए, अपनी अपनी नजरें स्क्रीन पर गड़ा के कि हाँ भाई साहब, आज चैलेंज लिया है, देखते हैं, पढ़ बढ़ के आए हैं। सर क्वेश्चन तो पूछो, गलत नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन बहुत सारे लोग। और क्या, आज मोटिवेशन की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आज सब लोग पढ़ के आए हैं, क्योंकि आज, हाँ, आज नहीं, आज मैंने सैयारा नहीं देखी है, मोटिवेशन मेरे पास आना है। मैं रोना नहीं चाहता ना यार, ऐसा थोड़ी ना। ठीक है, सुनना बहुत, रो रहे हैं लोग। ठीक है, अब जाओ, मान लो कहीं जाके रोना शुरू कर दो, अच्छा नहीं लगेगा ना फिर कैसे? हाँ, पता चला बीच मूवी में वो लगाना पड़ रहा, बच्चे वाली स्टोरी, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी जिंदगी के सैयारा को देखते हैं भाई साहब, क्या चलने वाला है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में हम लोगों ने पीएच ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, हमने पहली बार भैया कल की क्लास से आयनिक इक्विलिब्रियम कल की क्लास से शुरू कर दिया था। वीक एसिड एंड वीक बेसिस करा था। सर वीक एसिड को लेते हैं, वीक एसिड को लेते हैं तो ऐसा कुछ लिखते थे सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता था। सर ओडीएल लगाते थे, ओडीएल लगाएंगे के की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के बाई सी होगी। ओडीएल ये हो जाएगा। फिर मुझसे पूछा गया कि सर अल्फा की वैल्यू ये है, अंडर रूट के बाई सी है। सर H प्लस की वैल्यू क्या होती थी? सर सी अल्फा या फिर अंडर रूट के इंटू सी। मैं वीक एसिड का मुझे याद है, अगर मुझे वीक एसिड का याद है तो मैं दूसरी चीजें अपने आप निकाल सकता हूं, वीक बेस अपने आप आ जाएगा, उसकी टेंशन मुझे नहीं लेनी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अल्फा आ गया, के आ गया। वीक बेस में बात करेंगे, सर वीक एसिड अगर आता है तो वीक बेस भी हम लोग निकाल सकते हैं। भैया फॉर्मूला बस याद दिला रहा हूं, क्योंकि सर क्वेश्चन तो तुम लोग कर ही दोगे आज तो। हाँ, क्वेश्चन तो सर लपेट ही देंगे। ODL, सर ओस्टवाल डाइल्यूशन लो, KB की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू अंडर रूट KB बाई सी। सर OH माइनस की बात करेंगे, OH माइनस की बात करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू सी अल्फा अंडर रूट KB इंटू सी। और POH की बात यहां पर की जाएगी तो 1/2 PKB माइनस लॉग सी। बाकी हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना सीखा था, ये फॉर्मूलाज लिखने आता है हम लोगों को। अब मुझे तो भाई, मैं तो भूल जाता हूं यार, मैं तो रिवीजन करके भी नहीं आया। मैं दिन रात यही सोच रहा हूं, हाँ, कि हाँ मौसम बदल रहा है। हाँ, कैसे तो कुछ तो लाइन था, सही यार, तू तो वही है, बस मौसम बजारा रूठा हुआ ऐसे करके। तो मैं तो भाई बस वही हूं, बस ये मौसम बदल गया है इसलिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अगर मैं बात करूं एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर वीक एसिड की बात की जाए तो के के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/pk। सर बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए वीक एसिड में तो बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल kb, सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pkb। हमने कल ये भी पढ़ा था कि वीक एसिड है और उसका कंजुगेट बेस है, वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस है। मैंने कल जाते जाते ये भी बताया था कि वीक एसिड का Ka, वीक एसिड का Ka और इसका Kb, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो भैया क्या आ जाता है? Kw के बराबर आ जाता है। इसको देखोगे pKa प्लस pKb, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई थी? pKw के बराबर आ गई थी, pKw की बराबर आ गई थी, pKw के बराबर आ गया था। सर ऐसा ही अगर वीक बेस है और उसका कंजुगेट एसिड है, उसका कंजुगेट एसिड है तो वीक बेस का Kb, इसका Ka,
इसका के बी, इसका के ए, इसकी वैल्यू किसके बराबर, के डब्ल्यू के बराबर। अगेन पी के ए प्लस पी के बी किसके बराबर होगा, पी के डब्ल्यू का। रूम टेम्परेचर पे पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। ये सब हो गया था भाई साहब, याद आ रहा है कुछ बिगड़ी पुरानी बातें, सर कैसा चल रहा है। आयनिक इक्विलिब्रियम कल की क्लास में चालू हुआ था, फॉर्मूलाज आप सबने डिराइव किया था और आपने बोला था सर अभी तक का जो भी पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन पूछ लेना। तुमने खुद एक्सेप्ट किया था चैलेंज, हमने नहीं बोला था तुम्हें। सीधी सी बात है भाई साहब, पेन एंड पेज ले लीजिए। आपने 10 क्वेश्चन बोले थे, मैं उन 10 क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं, उन 10 क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं। कैसे होगा, किस तरह से कर सकते हैं, आ जाइए शुरू करें। क्या पेन एंड पेज लेके तैयार हो, चैलेंज स्टार्ट करें। क्या सर ऐसा बात है क्या, आज फंसेंगे तो नहीं ना, सोच के आए हो ना कि एकदम नहीं फंसेंगे, ये सोच के आए हो ना कि फंसना नहीं है सर। हाँ मैं फंसाऊंगा, तुम्हें फंसना नहीं है, ये बात याद रखिएगा जितना जल्दी हो सके। ओके चलिए तो शुरू करते हैं। देश विदेश के कोने से जुड़े हुए हमारे सारे के सारे यकीनियंस पेन एंड पेज लेके तैयार हो चुके हैं। हाँ तो शुरू कर लेते हैं। आइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब मुझे तो आता भी नहीं, इस क्वेश्चन को करने में एग्जाम हॉल में मैक्सिमम 60 सेकंड, अब इसके बाद मुझे नहीं पता। इस क्वेश्चन को करने में 60 सेकंड्स। क्या होगा, ये एग्जाम हॉल में आया हुआ क्वेश्चन। क्या आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 इज द करेक्ट आंसर, तो इसीलिए हमने इसका सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बात, ऑब्वियस है भाई, बहुत सारे लोग बहुत सही आंसर दिया आप लोगों ने। कोई सोच रहा हो कि पहला क्वेश्चन ट्रिकी हो, ऑब्वियस है थोड़ा भाई, थोड़ा सा। हाँ हर एक दिन सेम तरीके से थोड़ी ना फंसाया जाता है, मछली को पकड़ने का तरीका अलग अलग रखना चाहिए। पहला क्वेश्चन ऑब्वियस है भाई, इजी ही जाएगा ना, पहला क्वेश्चन है ऑब्वियस है। आप इतने मेहनत करके आए हैं, चैलेंज लेके आए हैं, तो पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये था। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब भैया इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। डाइप्रोटिक एसिड है, डाइप्रोटिक एसिड है, एक मोलरिटी दी है और एक में नॉर्मेलिटी दी हुई है। डाइप्रोटिक एसिड है सर, इन दोनों का पीएच निकाल दीजिएगा। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अरे मैं क्यों हिंट दे रहा हूं यार, तुम खुद से करो, तुम खुद से करो। कैसे होगा ये सब, ये सब कैसे होगा, ये कैसे होगा जल्दी। क्या होगा, यार तू तो बदला नहीं है। सर आंसर कितना आ जाएगा,
पहले केस में मोलरिटी दी हुई है, तो मोलरिटी का मतलब हो गया कि सर आपको ना नंबर ऑफ मोल्स दिया है, आप H प्लस निकालोगे 3.7 आ जाएगा। तो पहले केस का pH कितना आ जाएगा 3.7, तो ये दोनों तो काट दो। दूसरे केस का pH, केस 1 ये था। केस 2 की बात करें तो केस 2 में नॉर्मेलिटी दी है, तो यहां पर सीधा सीधा H प्लस की इक्विवेलेंट्स निकाल सकता हो, सीधा सीधा 10 की पावर -4। कोई पूछे कैसे, सर ये बात बता दो, 10 की पावर -4 दिया हुआ है कैसे, ये देख लो 10 की पावर -4 नॉर्मेलिटी दी है। कोई बोले नहीं सर ऐसे नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो मोलरिटी कितनी होगी सर, नॉर्मेलिटी अपॉन क्या कर दो n फैक्टर। सर एसिड की मोलरिटी कितनी हो गई, ऐसे निकाल दो। अब तुम देखोगे फिर से, या जिन लोगों को सीधा सीधा समझ में आता है कि H प्लस डायरेक्ट बेटा अगर आपको दिया हुआ है, ये देख लो सर ये 10 की पावर -4/2 मोलरिटी दी हुई है, मोलरिटी कितनी आ जाएगी दिस, सर ये 0 0, सर 10 की पावर ये 0 हो गया और ये कितना हो गया। या तो आप ऐसे करके कैलकुलेट कर लो, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट ही होना है। जब नॉर्मेलिटी दी है तो उस केस में सर, उस केस में H प्लस की वैल्यू डायरेक्ट हम 10 की पावर -4, pH की वैल्यू क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। आंसर कितना आ जाएगा, A इज द करेक्ट आंसर, A इज द करेक्ट आंसर। तो एग्जाम हॉल में देख लीजिए, बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में, पहला ट्रैप शुरू हो चुका है, फर्स्ट ट्रैप शुरू हो चुका है। ये देख रहे कैसा हो गया है सर, ये देख रहे कैसा हो गया है सर, पहला ट्रैप आपका लग गया है सर। देख लीजिए जिन लोगों का आंसर 4 और 3 एंड 3.7 आ रहा था, बेटा मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी के लिए हर एक एसिड को उसके H प्लस को काउंट करना पड़ता है, क्योंकि यहां मोल्स की बात की जाती है। यहां इक्विवेलेंट्स होते हैं तो हम डायरेक्ट ले सकते थे, 10 की पावर -4 निकाल सकते थे। हो जाएगा, श्योर हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन मैं दे देता हूं, ऑप्शन मैं दे देता हूं, लेकिन ये तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है, न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है, बता दो क्या बनेगा बेसिसिटी ऑफ एसिड। जल्दी, अमित सर की क्लास नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं लेना है। अच्छा कॉल अमित सर, अमित सर कहाँ हैं भाई, अब मैं अमित सर को कैसे बुलाऊं, अमित सर को मेरी आवाज़ अगर वहाँ तक पहुँच रही है तो प्लीज़ सर क्लास में आ जाएं, बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। हाँ सर भी बेटा तुम्हें मिस कर रहे हैं यार, ऐसा नहीं होता, टेंशन मत लो, तुम्हारी क्लास तुम्हें नहीं दिख रहा, बोला सर नहीं दिख रहे, सर गायब हो गए, सर 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 मिस्टर इंडिया नहीं हुए हैं भाई, गायब नहीं हुए हैं, शायद कोई बच्चा बता रहा है 11:15 से क्लास है, कोई इशू आया है भाई। अबे कोई कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, मतलब हर एक टाइम लगे पड़े हो, यहाँ एग्जाम चल रहा है तुम्हें पता भी नहीं है, टेंशन, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या करेंगे, एसिड और बेस की इक्वल करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड और बेस इक्वल हो जाएगा। सर ये देख लो सर, ये 10 इंटू 0.1 इंटू एसिड का नहीं पता एन फैक्टर, तो ये एन फैक्टर एसिड का रहने देते हैं। इसकी वैल्यू देखोगे 30 इंटू 0.05 इंटू, सर एग्जाम हॉल में इसका एन फैक्टर 2 दिया हुआ है, 10 से ये चला गया, 0.1 और 0.05 ये 2 हो गया, 2 से ये 2 चला गया, एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, एन फैक्टर की वैल्यू 3 आ गई, एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इज द करेक्ट आंसर, एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, क्या बात है यार, बेसिक वाले क्वेश्चन तो निपटा दे रहे हैं ये लोग, हाँ बेसिक वाले क्वेश्चन तो निपटा दे रहे हैं, ठीक है ये लो, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, सोच के देख, चल तुझे एग्जाम हॉल में सोच के देख, थोड़ा डरा देते हैं, हाँ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर, बहुत सही क्वेश्चन है, सोचना, बस सामने वाले ने तुमसे मजे लिए हैं, कैसे निकलेगा,
अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को x लिख दें, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को x लिख दें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर x लिख दें तो भैया इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में क्या होगा, सोच के देख इस क्वेश्चन को। कैसे निकल के आएगा, किस तरह से होगा, कितना आएगा। pH माइनस pKa, अगर ये वीक एसिड है, अब यहां पर देख लो HAH प्लस और A माइनस, सर C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा, यहाँ x के टर्म में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा के बदले x लिख दो, यहाँ पर C माइनस CX लिख देता हूं, ये CX लिख देता हूं, ये CX लिख देता हूं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू क्या लिखोगे, अबे यार CX स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। सर क्वेश्चन वाले ने बस ये एक चीज कर दी है, ये देख लो, इसको ऐसे लिख देना, सर K इज इक्वल्स टू H प्लस इंटू x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो लॉग ले ले तो लॉग k आ जाएगा, लॉग h प्लस आ जाएगा, लॉग h प्लस आ जाएगा, प्लस लॉग। सोच के देख एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन कैसे कर पाएगा। अब ये क्वेश्चन माइनस लॉग k माइनस लॉग h प्लस, अब जो लोग नहीं सोच पाएंगे भैया ये देख लीजिएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस लॉग x अपॉन 1 माइनस एक्स। ये देखना सर इसको क्या बोल देंगे, pKa, ये क्या हो जाएगा, pH माइनस लॉग x अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या दिख रहा है, यहां से मैं अगर लिखना चाहूं pH माइनस pKa की वैल्यू लॉग pH माइनस pKa की वैल्यू लॉग x माइनस 1 माइनस एक्स आ रहा है। सर लॉग x माइनस 1 माइनस एक्स आ रहा है, आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कैसे किया भैया, कुछ नहीं, के को लिखने का स्टाइल जो था, के को लिखने का स्टाइल उसने क्या करा, अब जानबूझ के मजे ले रहा है। कोई पूछे सर आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, बेटा मैं ये फॉर्मूला लगा देता अगर तुम बोलते ना, किसी ने बोला कि सर ये फॉर्मूला भी लगा सकते। यहां बेटा अल्फा नहीं है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में बात करनी है। अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करता तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं मिल पाता, तो भैया क्या कर दूंगा, लॉग एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स कर दूंगा, लॉग एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये देख लो कैसे कैसे एग्जाम हॉल में कर सकते हो, सोच सकते हो। ये सोचना, ये देखो सॉल्यूशन देख के सोचना आसान है, बट आप ये सोचना कि एग्जाम हॉल में अगर पहुंचे तो क्या हालत होगी। बाकी लोग ठीक है, अगर किसने पहले अटेम्प्ट कर रखा है, आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, सी इज द करेक्ट आंसर। ये अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, पक्का। चलो भाई ये क्वेश्चन देखना, कोई वीक एसिड है, आंसर ये क्वेश्चन तो निकालो एग्जाम हॉल में, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। वीक एसिड और वीक बेस खत्म करो भाई, वीक एसिड और वीक बेस खत्म करो, वीक एसिड और वीक बेस खत्म करो। जल्दी, अबे भाई सर की क्लास स्टार्ट हो गई है, जाओ भाई। अरे भाई स्टार्ट हो गई, तुम यही करते रहो, कॉल टू अमित सर, कॉल टू अमित सर। उधर स्टार्ट हो गई यार। कितना, दूसरा क्लास नहीं चल रहा है। नहीं हो रही भाई, अभी स्टार्ट हो गई है शायद। सर का कॉल आ रहा है। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हो सर? सर गुड मॉर्निंग सर, बढ़िया सर बढ़िया, आप बताइए सर। अरे सर आपको सैयारा वायरस से तो नहीं काट लिया ना, क्यों क्लास लेट कर रहे हो सर आप, बताओ यार। हो गया ठीक हो गया, क्लास चल रही है सर। अच्छा क्लास चल गई,
हाँ चल रही है। अरे यार यहाँ पे लगे, इनको बोल दीजिए लॉग आउट करके लॉग इन कर ले एक बार। और लॉग आउट करके सर, हाँ सर, लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना है भाई। जिनकी भी क्लास में प्रॉब्लम आ रही है सर, यहाँ लाइव है और यहाँ से क्लास लेने की कोशिश चल रही है, ठीक है। तो सर बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ने को लेके बैठे हुए हैं। अरे और सर ऐसा बहस तो ना कभी देखा ना कभी सुना। हाँ ना सर, कभी मिलेगा आपको, ना कभी मिलेगा। ये तो अब की बार कुछ ऐसा आमद हो गई है कि ऐसे बच्चे आपको और हमको मिल गए हैं। अरे सर तो ये आमद ये विपदा इसी साल हो, अगले साल ना हो। उसको बोलिए कि जल्दी लॉग आउट करके लॉग इन कर ले सर। ओके सर, ओके सर, बहुत ज्यादा पढ़ने को बेकरार है सर, पढ़ा दीजिएगा सर धुआंधार सर आज। पक्का सर, पक्का पक्का। ठीक है ना सर, पढ़ने के लिए मतलब बोल रहे हैं कि सर को बोलिएगा। वो जो है ना, आजकल आप देख रहे होगे आपकी चैट में वो आ रहा होगा, मुझे अपना टेलीग्राम आईडी दे दे। हाँ 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 हाँ, है ना, वो मैंने ही भेजे है सर। अच्छा थैंक यू सर। अच्छा, ओके। मैं सोच रहा हूँ इंस्टाग्राम आईडी मांग रहा है सर, टेलीग्राम आईडी मांग रहा है, अकाउंट नंबर मांगता तो ज्यादा सही रहता। ठीक है ना, मैंने ही भेजे हैं सर। अच्छा। और सर एक बच्चा और आता है, वो बोलता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो सर उसका कुछ भी नहीं होगा सर। जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा उसका कुछ भी नहीं होगा सर, टेंशन ना लो आप। चलो सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। ओके। चल भाई लॉग आउट करके लॉग इन कर ले भाई, जिसका भी क्लास नहीं चल रहा, ठीक है। चलो, कहाँ था यार, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, पीएच की वैल्यू दी हुई है, वीक एसिड है ये तो ठीक है ना यार। इसमें पीएच की वैल्यू दी हुई है तो H प्लस की वैल्यू कितनी हो गई, 10 की पावर -3। सी अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 की पावर -3। अल्फा की वैल्यू देखिएगा 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -1, 10 की पावर -2। अल्फा परसेंटेज में चाहिए तो ये कितना हो गया, -2 इंटू 100, ये कितना हो गया 1% इज द करेक्ट आंसर। ये कितना आ गया 1% इज द करेक्ट आंसर। तो भैया ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलो भैया इस क्वेश्चन को देखिएगा, H3PO3, H3PO3 की बात, हाँ H3PO3 की बात कर रहा हूं, H3PO3 की बात कर रहा हूं, H3PO3। बस इतना ही बोल सकता हूं मैं। अभी आपको केमिकल बॉन्डिंग में ऐसे स्ट्रक्चर पता चल जाता है, मैंने रिडॉक्स में ही बताया था शायद, जहां तक मुझे याद है H3PO3 का एन फैक्टर बता दिया है, ठीक है, एन फैक्टर बता दिया है। जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, जल्दी क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई साहब, कितना आ जाएगा। H प्लस की वैल्यू दी हुई है, H प्लस की वैल्यू 2C अल्फा, कैसे निकाला। कुछ लोगों का आंसर 3C अल्फा आ जाएगा, फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा सारे के सारे H प्लस आयनाइजेबल नहीं है। अल्फा की वैल्यू 10% दी है, 0.10 की पावर -1, 2 इंटू 10 की पावर -4 हो गया। सर ये आंसर कितना आ जाएगा, 3.7। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था। कुछ लोगों का आंसर, ये ऑप्शन में गड़बड़ था, ऑप्शन में गड़बड़ ये कर रखा था, यहां पर एक ऑप्शन 3 दिया होता ना, यहां पर एक ऑप्शन 3 दिया होता या 3 टाइम्स वाले दिए होते तो ज्यादा सही आंसर आता। कुछ लोग और फंसते, बट कोई बात नहीं, ऑप्शन देने में थोड़ी गड़बड़ी की गई है। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। चलो चलो जल्दी
क्या होगा, क्या आएगा। के की वैल्यू दी हुई है, पीओएच दिया हुआ है, यहां पर सर जल्दी से जल्दी क्या आ जाएगा। पीओएच दिया है, एसिड का पहले क्या निकाल दो, पीएच की वैल्यू 4 निकाल दो। सर यहां से H प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -4। पीएच 4 आ गया, H प्लस 10 की पावर -4। सर H प्लस की वैल्यू को क्या लिख देंगे, √k इंटू सी लिख देंगे इज इक्वल टू 10 की पावर -4। k इंटू सी को क्या लिख देंगे, 10 की पावर -8। सर k की वैल्यू को क्या लिख देंगे, 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -2, कितना आ जाएगा, 10 की पावर -6 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। सर आंसर कितना आ जाएगा, सर यहां पर एसिड है तो एसिड के केस में जानबूझ के वो पीओएच दिया हुआ है ताकि आपसे मजे लिए जा सके, जानबूझ के पीओएच दिया हुआ है। सर पीओएच दिया हुआ है, एसिड के केस में बेस का पीओएच दिया हुआ है, बेस का पीओएच दिया हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखना। गलती से जल्दी जल्दी में कुछ और आंसर मत टिक मार देना कि सर पीओएच मतलब क्या हो गया, सर OH माइनस आ गया। कुछ लोगों के साथ ये भी हो जाता है, सर OH माइनस की वैल्यू कितना लिख दिया, वैसा काम मत कर देना। पीओएच दिया है तो पहले क्या कर दिया, पीएच निकाल दिया और उसके बाद हम लोगों ने H प्लस निकाल दिया। अगला क्वेश्चन जल्दी, अच्छी बात है अगर आप सोच के आए हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो भाई, सच बता रहा हूं चैलेंज था लेकिन हाँ अच्छी अच्छा जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। क्या होगा, कितना आ जाएगा, बहुत बढ़िया। पीएच निकालना है सर, यहां पर बस एक ही दिक्कत आएगी, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालने जाएंगे, √k इंटू सी। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन देखोगे 9.6 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 15 इंटू 10 की पावर -2 लिख दिया। सर ये देख लो 9 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 130 13 पॉइंट, अरे यार कितना आ जाएगा यार, 10 की पावर -8 लिख दो और ये 15 इंटू 9 यार कितना आ गया, फिफ्टीन इंटू 9.6 144। सर ये 12 इंटू 10 की पावर -4 आ गया। सर पीएच की वैल्यू देखेंगे, पीएच की वैल्यू देखेंगे 15 6, ठीक है, पीएच की वैल्यू देखेंगे 4 माइनस लॉग 12, 4 माइनस लॉग 12, 4 माइनस लॉग 12 को कितना लिख सकते हैं, log 4 इंटू लॉग 3, तो log 4 इंटू लॉग 3। सर ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस ये 1.08 आ जाएगा। सर 2.92 इज द करेक्ट आंसर। पीएच की वैल्यू देखेंगे 2.92 इज द करेक्ट आंसर। पीएच की वैल्यू देखेंगे 2.92 इज द करेक्ट आंसर, नहीं ना, पक्का, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये देख लो यहां पर H प्लस नहीं आएगा, कैसे सर, जो लोग H प्लस निकाल रहे हैं उनके साथ ये दिक्कत आने वाली है। ये देख लेना सर HOCl है, HOCl क्या देगा, तो सर यहां पर सर ये देख लेना HOCl है, HOCl ठीक तो है यार, हाँ ये देख HOCl है तो ये OH माइनस देगा और क्या देगा, Cl प्लस देगा, OH माइनस देगा और क्या देगा, Cl प्लस देगा। पक्का ना, K की वैल्यू सही लिखी है ना भाई, K भी तो नहीं था ना यहां पे, OH माइनस है, pH निकालना है, K की वैल्यू दी हुई है इसकी ना, KB की वैल्यू ये हो जाएगी।
सर यहाँ पर OH माइनस है, OH माइनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट KB इंटू सी। KB की वैल्यू कितनी है, K दिया हुआ है ना, OH माइनस, यार वही दिया हुआ है ना, पक्का मैं गड़बड़ ना हो बस, क्योंकि मुझे K की वैल्यू गड़बड़ लग रही है, HOCl का K। ये KB दिया हुआ है, ये KB दिया हुआ है, एक्चुअली KB दिया हुआ है, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, ये KB दिया हुआ है, K की वैल्यू जो है HOCl की K की वैल्यू गड़बड़ है, ये KB दिया हुआ है, ये K नहीं है, K की वैल्यू होती है HOCl में। चलो एक बार चेक कर लेते हैं ना अपने वो क्या जा रहा है, ये K दिया हुआ है, गड़बड़ वैल्यू दी हुई है, क्योंकि K की वैल्यू जो है यहाँ पे गड़बड़ दिया हुआ है, ये K की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे KB की वैल्यू दी हुई है, KB की वैल्यू दी हुई है यार। क्योंकि ना यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा सही करने की कोशिश करी थी, ये बंदे ने पूरा उड़ा दिया। क्या दिया हुआ है, पहले ठीक था यार, K की वैल्यू कुछ और दिया एक्सपेरिमेंट पे यार, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया था, इसको मैंने सही करने की कोशिश करी थी, ट्रिकी बनाने के चक्कर में एक क्वेश्चन तो था जिसका उड़ा दिया था मैंने। कुछ तो गड़बड़ है यार, इसका K गड़बड़ है, K भी गड़बड़ है, अरे ये एसिड भी है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बट कुछ तो गड़बड़ हुआ है, एसिड मान लेते, रुक जा, मैं सही था कि मतलब सही की बात नहीं है। अब यार ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है HOCl, ये बॉन्ड टूट जाएगा, H प्लस दे देगा, OCl माइनस देगा, कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया क्या, किसी क्वेश्चन में तो ऐसा था कि K की वैल्यू K भी करी थी मैंने, H प्लस था ना, तो ये चलो H प्लस मान के चल लेते हैं, K की वैल्यू क्योंकि ये 3 पॉइंट वो दिया हुआ है, चलो कोई नहीं, अंडर रूट K इंटू सी कर दिया, वही आ रहा है 12 इंटू 10 की पावर -4 आ रहा है। pH की वैल्यू देखेंगे तो 4 माइनस लॉग 12 आएगा, 4 माइनस लॉग 12 2.92 इज द करेक्ट आंसर, 2.92 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ तो गड़बड़ हुआ इसमें, चलो कोई नहीं, अभी जो जो कंडीशन दी है उसी के हिसाब से मैंने आंसर कर दिया, इसमें गड़बड़ हो गया, गड़बड़ क्या है एक्चुअली ना, मैंने कुछ और सोच के बनाया था, मतलब इनपुट कुछ और डाला था, पता नहीं, या तो हाँ, या तो PPT सेव नहीं हो पाई शायद, के बदले के भी किया था, कुछ तो किया गया था, बट चलो अभी के लिए ठीक है। सर इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर एग्जाम हॉल में कितना जल्दी निकाल सकते हो, इस क्वेश्चन का एग्जाम हॉल में कितना जल्दी आंसर निकाल सकते हो, बता दोगे क्या आएगा, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी। जल्दी
कितना हो जाएगा सर, के दिया हुआ है, इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट पूछ रहा है तो सर के बी ऑफ एक्स माइनस पूछ रहा है, एक्स माइनस का के बी 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -6 10 की पावर -8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, सर ये देख लो, बी इज द करेक्ट आंसर। चल अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर। ये क्वेश्चन बता, पीकेबी दिया हुआ है, पीकेबी दिया हुआ है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एचएफ निकालना है, के निकालना है एचएफ का, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एचएफ निकालना है। जल्दी सर जल्दी निकालो, आंसर क्या आएगा सर, आंसर क्या आएगा। पीकेबी दिया हुआ है, फ्लोराइड आयन का दिया हुआ है पीकेबी, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ के निकालना है एचएफ का। जल्दी जल्दी जो शॉर्टकट्स हैं वो यूज करो। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर। के भी दिया हुआ है फ्लोराइड आयन का, तो पीके कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने कल पढ़ा था पीके ऑफ पीके बी ये किसके बराबर होता है सर, 14 के बराबर होता है। सर यहां पर आपने क्या कर दिया, एच एफ लिख दिया, यहां पर एफ माइनस लिख दिया, तो इन दोनों का सम, तो पीके कितना आ जाएगा 14 माइनस 10, पीके बी माइनस कर दो 3.17। के की वैल्यू निकालने जाओगे एंटी लॉग में आएगा 0.37 3.17। सर 10 की पावर -4 0.83 किसकी वैल्यू होती है सर, 6 की लॉग 6 की वैल्यू कितनी होती है, तो लॉग 6 लॉग 0.78 हो जाता है, लॉग 7 सर ये 0.85 हो जाता है, तो उसी के बीच में होगा सर 6 और 7 के बीच में क्या आंसर आ जाएगा, 6 और 7 के बीच में आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ये देख लीजिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर कितना आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। 10 की पावर -4 कर दीजिए सर, 10 की पावर -4 कर दीजिए, हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अब देखो, ये जल्दी आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, के भी दिया हुआ है, आयनाइजेशन के निकालना है सर। इसके केस में के की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, इसका के निकालना है, उसका के भी दिया है सर। इस तरह के क्वेश्चन तो आप देखेंगे और टिक मार देंगे कि हाँ सर ये कर लेंगे। बस इसमें एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, कितना आ जाएगा 2 × 10 की पावर -5, 2 × 10 की पावर -5। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। प्लीज एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो मार्क कराए जा रहे हैं प्लीज करते चले जाइएगा। अगले एनसीईआरटी का एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके देखो। एनसीईआरटी का एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके देखो क्या पूछ रहा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सोचो थोड़ा गंदा कैलकुलेशन होगा लॉग एंटी लॉग का, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, करके देखो। लास्ट क्वेश्चन बेटा आज का एनसीईआरटी का, करके देखो। क्या हो जाएगा जल्दी, बस एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट शुरू कर लेंगे। पीकेबी निकालना है। हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, NH2 को बोलते हैं सर। ये बेस है, बेस का पीएच दिया है, पीएच दिया हुआ है सर, पीएच दिया हुआ है। पीओएच कितना आ जाएगा सर, 14 - 9.7 कितना आ जाएगा 4.3। पीएच आ गया, पीओएच सॉरी पीओएच आ गया, पीओएच की बात कर रहे हैं, पीओएच आ गया सर। पीकेबी निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, पीओएच को 1/2 पीकेबी -log C लिख सकते हैं, कर लो कैलकुलेट सर। 8.6 इज इक्वल्स टू पीकेबी -log C। सर पीकेबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
हाइड्रोजन के pKb की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर आप कैलकुलेट करो तो 8.6 प्लस log C। कॉन्सेंट्रेशन है कितना? कॉन्सेंट्रेशन है कितना सोच लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। जब दिन खराब होगा पता चला यही पूछा जा रहा है। सर log C की वैल्यू देखोगे, log 4 प्लस log 10 की पावर -3, log 4 0.6 -3 -2.4। सर log C की वैल्यू कितनी आ गई? -2.4। सर ये कितना आ जाएगा? 8.6 -2.4 कितना आ गया? 6.2 आ गया। कितना आ गया? 6.2 आ गया। पीकेबी की वैल्यू कितनी आ रही है? 6.2। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये दिया हुआ है, पीकेबी आ गया। अब वो बोल रहा है पीकेबी नहीं, ऑल्सो कैलकुलेट। सर एनसीईआरटी में देखो कितने प्यारे क्वेश्चन दे रखे, उसके कंजुगेट एसिड का के कैलकुलेट करो। सर पीकेए ऑफ NH2NH3 प्लस, ये कैलकुलेट कर सकते हो, ये कैलकुलेट कर सकते हो। 14 माइनस 6.2, सर ये कितना आ जाएगा? 7.8 आ जाएगा। सर के की वैल्यू निकालने जाएंगे तो सोचो एनसीईआरटी इस तरह का क्वेश्चन दे के बैठा है, अगले साल एनटीए को पेपर टफ करना हो तो ऐसे ही क्वेश्चन लेके पूछ देगा। सर ये 10 की पावर -8 हो गया, एंटी लॉग 0.2 हो गया। सर इसकी वैल्यू 1.8 ले लेते हैं, 10 की पावर -8। log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.301। तो हम लोग 0.2 है तो 1.7 ले लो, ऐसा लगता है तो 1.6 1.7 के आसपास होगा, ये एनसीईआरटी के आसपास होगा। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सोच लो। अब मैंने आपके पास कितने क्वेश्चंस थे? एक, ये तो चलो 2 लास्ट में सब्जेक्टिव थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ मतलब 2 सब्जेक्टिव थे। अब आपके ऊपर है इन 10 में से 12 में से कितने सही कितने गलत आप खुद से सोच सकते हो, आंसर्स निकाल सकते हो। देखो सीधी सी बात है, अब आज तुम लोग, क्योंकि कल चैलेंज था तो चैलेंज तुमने एक्सेप्ट किया था। एंटी लॉग बेटा मैंने बता रखा है, एंटी लॉग बता रखा है कि एंटी लॉग कहां पर है भाई साहब? एंटी लॉग थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 10 में है, वहां से जाके एंटी लॉग कर सकते हैं। ये एंटी लॉग कैसे निकालना सिखाया जाता है वो आप लोग कर सकते हैं। आज हम लोग वीक एसिड और वीक बेस में एक नई चीज जानेंगे। हाँ शुरू करें? हाँ बहुत बढ़िया यार, 10 सही 8 सही, पूरे के पूरे सही, वेरी गुड। 12 में 12 सही, 6 8 10 7। तुम बस गलतियां जहां हुई ना उसको देख लेना, जहां पर भी गलतियां हुई, मान लो कहीं तुम फंसे तो ऑनेस्टली अपने आप के बारे में सोचना कि यार मैं कहीं फंस गया। जैसे मान लो मैंने कहीं पे उल्टा सोचा, जैसे अभी इस क्वेश्चन में था, तो मैं अपने आप को भी जाके एक बार जरूर चेक करूंगा कि यार मैंने कल क्या गलती करी, मैंने कुछ इसमें ट्विस्ट करने की कोशिश करी थी, अब वो पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ, मुझे इसको सही करना है, ठीक है ना। तो एक बार सोचना जरूर, जब तक आप पीछे मुड़ के देखोगे नहीं ना कि यार मुझे क्या गलतियां हो रही हैं। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं एज अ टीचर मैं सोचूंगा कि हाँ यार मुझे, और इसमें मान लो कहीं क्वेश्चन में एक ट्रिक था वो गड़बड़ हो गया तो उसको मुझे देखना था कि यार ये कैसे गड़बड़ हुआ। तो इस चीज को ना एक्सेप्ट करने में कोई गलत नहीं होता। अगर तुम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लोगे ना तो इसमें बुरा नहीं होता। तुम्हें पता होगा कि यार मैंने ये गलतियां करी हैं, इसको मुझे सही करना है। जो लोग भी जिस तरह की भी गलतियां कर रहे अपनी गलतियों को सही करो। अब हमारा वीक एसिड वीक बेस हो चुका है, हम लोग वीक एसिड वीक बेस के डेरिवेशंस कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा जब पीएच का या जब इस चैप्टर का एंड हो रहा होगा ना, तो वहां पर जब एंड करने जाएंगे तो उस टाइम पर ये सारा कुछ जब मिक्स हो रहा होगा तो डरिएगा मत, समझिएगा कि हाँ यार मैंने आयनिक क्लोरीन कल से चालू किया है और आज उसके ऊपर और आगे चीजें लेके जाना चाहता हूं। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? लीच एटलियस याद है? लीच एटलियस याद है? कॉमन आयन इफेक्ट कब ऑब्जर्व होता है? कॉमन आयन इफेक्ट कब ऑब्जर्व होता है? ध्यान सुनना, कॉमन आयन इफेक्ट ऑब्जर्व व्हेन a weak electrolyte sir ionizes in presence of strong electrolyte। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में अगर आयनाइज करने लगे समझ जाओ कि सर कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। सर ध्यान सुनना, कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? जब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट अकेला होता है, जब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट अकेला होगा तो उसकी आयनाइजेशन अलग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान सुनना, अगर वीक एसिड है, ये देखो अगर वीक एसिड अकेला है तो वीक एसिड अगर अकेला है, सिंगल ऐसे खड़ा है, सर देखिएगा अकेला है, सर ये देख रहे अपना वीक एसिड है, ऐसे आया, कल से यही आयनाइजेशन कर रहे H प्लस A माइनस C0 C माइनस C अल्फा। सर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कल ही निकाला था, √K/C निकाला था।
सर वीक एसिड अगर अकेला है तो कल ही आयनाइजेशन हमने ऐसा पढ़ा था, अगर वीक एसिड अकेला है तो ऐसा दिखता है, वीक एसिड अगर अकेला है तो ऐसा आयनाइज करेगा, ऐसे आयनाइज करेगा। लेकिन ध्यान सुनना भाई साहब, बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, प्लीज ऑब्जर्व करना क्या होगा। अगर मैं यहां पर क्या लिख दूं, वीक एसिड के साथ, अगर वीक एसिड के साथ क्या लिख दूं सर, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों हो, अगर वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों हो जाए, मतलब सर अब देखना HCl है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है सर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान सुनना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर अगर x है सर, कुछ देर बाद वो सोचेगा भी नहीं, तुम्हें भी पता है सर, ये कुछ देर बाद क्या बना देगा, x बना देगा। सर जब तक वीक इलेक्ट्रोलाइट सोच रहा है, जब तक वीक इलेक्ट्रोलाइट सोच रहा है, जैसे ये वाला पुराना एसिड जैसे होता है ना कि भाई अभी सोच रहा है कि सर डिसोसिएट करे, सर आयनाइज करे कि ना करे, सर जब तक ये सोचेगा, सर जब तक ये सोचेगा तब तक ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ये आ जाएगी। जब तक ये सोच रहा है कि सर डिसोसिएट करने चलते हैं, जब तक ये सोचेगा ना, जब तक ये ऐसे सोचेगा तब तक उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पहुंच जाएगी। सर लीच एटलियस याद है, लीच एटलियस क्या कहता है, अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, देखो 0 था तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, क्या हम बोल सकते हैं कि भैया थोड़े देर बाद देखेंगे तो यहां पर C माइनस C अल्फा डैश लिख देता हूं, ये X प्लस C अल्फा डैश होगा और ये C अल्फा डैश होगा। अल्फा डैश सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी लोअर देन, सर न्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लोअर देन अल्फा होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ लीच एटलियस या बिकॉज ऑफ कॉमन आयन, या तो लीच एटलियस से ध्यान रखना सर, इसी को क्या बोल देते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट, कि सर आपका H प्लस कॉमन हो गया, देख लो H प्लस की वैल्यू शुरुआत में ही ज्यादा हो गई, थोड़ी देर बाद रिएक्शन किधर को चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि लीच एटलियस से यही पढ़ा है, लीच एटलियस से हमने यही पढ़ा हुआ है कि लीच एटलियस क्या बोलता है कि प्रोडक्ट ज्यादा हुआ तो रिएक्शन किधर चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो आपका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक तो पहले से ही वीक था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सर, एक तो पहले से ही वीक था, उसको भी तुमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया सर, डिक्रीजेस। जैसे अरे मान लो तुम अकेले थे, तुम अपने घर पे मान लो 400 नंबर भी लेके आ रहे थे, 400/720, तुम अपने घर पे अपना लॉजिक दिए जा रहे हो, घर वालों को समझाए जा रहे हो कि पापा एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं जानबूझ के थोड़ा सा ना, सर लोगों ने बोला है थोड़ा निगेटिव किया करो, क्योंकि निगेटिव करके ना जान सकता हूं मैं कितना निगेटिव मैं कर सकता हूं पापा, दिस इज द बेस्ट निगेटिव जो मैं कर सकता हूं। ऐसे फालतू के लॉजिक्स घर पे दे सकते हो क्योंकि तुम अकेले हो। अब लेकिन जब तक अकेले हो कोई दिक्कत नहीं है, 400 नंबर आया उसको एक्सप्लेन कर दिए कि सर 400 नंबर आ गया पापा, ये 400 नंबर का रीजन समझा दिए। लेकिन अगर घर पे बगल में ही टॉपर बैठा है, सर आपकी आए 400, आपके आए 400, उसकी आ रहे 720 में 720, हाँ अब बेटा तुम्हें भी पता है और वो भी बोल रहा है कि ऐसा सर कुछ कहते नहीं है, पता चला भाई साहब अब तुम्हें भी पता है। उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, घर वाले तुम्हें कितने प्यार से कूटेंगे, तुम कितने कूटे जाओगे, पता चल रहा है, ठीक है, क्या हालत हो जाएगी। सर जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में गए, आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पहले आप आराम से घर वालों को बेवकूफ बना रहे थे, अब नहीं बन पाएंगे, उनको पता चल गया कि भाई साहब ये कांड कर रहा है। तो वीक एसिड के साथ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो क्या होगा। अच्छा चलो एक बात बताओ, इस केस में Ka की वैल्यू जो होगी क्या होगी, वही रहेगी, Ka की वैल्यू तो वही रहेगी। चलो H प्लस की वैल्यू बताओ, H प्लस की वैल्यू, सर H प्लस की वैल्यू को X प्लस C अल्फा डैश लिखा है। एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऐसे ही लेस देन 5 होता है, ऊपर से तुम क्या करना चाह रहे हो ये देखना अपने पास, इसको क्या मैं X लिख दूं, इसको क्या मैं X लिखना शुरू कर दूं कि सर ये X की वैल्यू हो जाएगी, इसको मैं क्या X लिख सकता हूं। सर अगर Ka की बात करूंगा तो Ka की वैल्यू X इंटू C अल्फा डैश अपॉन C 1 माइनस अल्फा डैश ऐसे लिख सकता हूं। सर ये देखिएगा, C तो कॉमन ही काट दो ना यहां से यहां, तो X अल्फा डैश
1 माइनस अल्फा डैश। सर ओडीएल ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ हमें पता है सर, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इंटू अल्फा डैश। व्हाट इज अल्फा डैश, न्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, न्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, न्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो किसके प्रेजेंस में है सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में। न्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बराबर हो रहा है सर, वो किसके बराबर हो रहा है, अल्फा डैश किसके बराबर हो रहा है, क्या वो किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। उसको वीक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं, उसको वीक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं, उसको वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। ये देख लो सर, ये वैल्यू कोई कैसे, सर इसको क्यों लिख दिया x, सर इसको इसलिए x लिख दिया क्योंकि बेटा ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है। रियल लाइफ में देखोगे अल्फा की वैल्यू लेस देन 5%, और कम हो गई तो और छोटी हो जाएगी। सर x की वैल्यू बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगी एज कंपेयर टू c अल्फा डैश। 1 माइनस अल्फा डैश को हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो हमारा k की वैल्यू अल्फा इंटू x डैश आ जाएगा। हो जाएगा, श्योर हो सर, पक्का। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो अगर आपको डेरिवेशन से ज्यादा दिक्कत हो लगे कि सर इतना सब कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको एक नोट करके पॉइंट लिख देता हूं, बाकी ध्यान रखिएगा। नोट करके एक पॉइंट लिख देता हूं, बाकी ध्यान रखिएगा। आपको लगे नहीं सर मैं इतना डेरिवेशन ये सब नहीं कर सकता। पहले अल्फा कैसे निकालते थे, ये अल्फा था अंडर रूट के बाई सी। अब कैसे निकालते हो, अल्फा डैश कैसे निकलता है, के बाई एक्स। एक्स क्या है, जो H प्लस दे रहा है, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड जो H प्लस दे रहा है। ये ध्यान से देखना, मैं एक नोट करके पॉइंट लिख देता हूं आपके लिए, आपको कभी भी मन में डाउट आए ये देखिएगा। वीक एसिड अकेला है सर, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट के बाई सी। सी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड ऐसे लिख देता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक मोनोबेसिक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड। या फिर हाँ ये देख ले सर, अगर मैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड लिख देता हूं तो याद रखिएगा यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। अब आपको शॉर्टकट पॉइंट बता देता हूं कि भैया आप ज्यादा मत सोचिए, कॉमन आयन इफेक्ट लगा दीजिए। अल्फा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, के बाई एक्स हो जाएगा, वेयर एक्स इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, मोनोबेसिक एसिड सर, स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान सुनो, H प्लस की वैल्यू फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, H प्लस की वैल्यू फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड अगर अकेला है, अच्छा चलो इसी के लिए अगर मैं वीक बेस की बात करूं, वीक बेस अगर अकेला है, वीक बेस में क्या होगा, वीक बेस में अगर बात करेंगे, वीक बेस अगर अकेला है, अगर अकेला है, अकेला खड़ा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट के बी बाई सी होगी, वेयर C इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। बेटा अगर डेरिवेशन करने का मन ना करे तो ये ध्यान रखिएगा, वीक मोनो एसिडिक बेस। अगर आपको लगे कि नहीं सर मैं डेरिवेशन नहीं कर सकता, तो भैया एग्जाम हॉल में ये ध्यान रखना कि वीक एसिड या वीक बेस के साथ अगर तुमने क्या डाल दिया, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, अगर तुमने स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया तो उस केस में सर यहां पर क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। और उस केस में क्या चेंज होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी, के बी अपॉन एक्स, वेयर x इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। तो सर आप चाहें तो इसको नोट डाउन करके एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। इसको वीक एसिड अगर अकेला है तो उसके केस में ये फॉर्मूला आ जाता है, वीक एसिड अगर अकेला है तो उसके केस में ये फॉर्मूला, और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में अल्फा और अल्फा डैश का ध्यान रखिएगा, अल्फा और अल्फा डैश का ध्यान रखिएगा। ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड कर लो, नोट करके ऐड कर लो जल्दी। क्या होगा जल्दी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ना या स्ट्रॉन्ग बेस वो नॉन
इरिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता है, उसमें इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है। जब तक वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा उससे पहले वो डिसोसिएट होकर मामला खत्म कर देगा, उससे पहले वो डिसोसिएट होकर मामला खत्म कर देगा। देख लो ना, आपको क्वेश्चन करना, याद रखना, वीक बेस अकेला है तो अल्फा की वैल्यू ये होती है अंडर रूट दिस। अगर वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहां पर क्या होगा, ऑब्वियस ये डिसाइड करेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका OH माइनस कितना आता है, अल्फा की वैल्यू अल्फा डैश इज इक्वल्स टू KB/X हो जाएगा। इससे बस देख लो, इसमें कॉमन आयन इफेक्ट, यहां कॉमन आयन इफेक्ट, एसिड एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, डन। ये देखना कॉमन आयन इफेक्ट हमेशा वीक प्लस स्ट्रॉन्ग में लगता है। अच्छा, कहीं ऐसा मत कर देना कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में लगा रहे हैं, नहीं, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा नहीं कि एसिड और बेस में लगा दिया कॉमन आयन इफेक्ट, वहां बेटा ऑड आयन इफेक्ट लगता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बता सकते हो? NaCl प्लस HCl, NaCl प्लस HCl डू नॉट ऑब्जर्व, क्या होगा? NaCl प्लस HCl डू नॉट एक्सपीरियंस कॉमन आयन इफेक्ट। यस सर, कॉमन आयन इफेक्ट नहीं एक्सपीरियंस करेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये वीक एसिड है और ये क्या है, सॉल्ट है। तो सर यहां पर Cl माइनस कॉमन भी है, लेकिन सर सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है। सर वीक एसिड कह रहे, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये सॉल्ट है। सर दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। क्या आंसर आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या आंसर आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बोथ आर डन। ये देखना, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं, इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, कैसे अटेम्प्ट करोगे? सर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ है, अगर अकेला होगा तो उसका अल्फा अलग आता है, लेकिन उसके साथ HCl इतना दिया हुआ है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अब इस केस में क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस केस में क्या होगा, बता सकते हो? इस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? सर एसिटिक एसिड अकेला था ना, अगर मान लो एसिटिक एसिड अगर अकेला होता, अगर अकेला होता तो इस केस में अल्फा की वैल्यू आती √K/C। सर हम लोग ऐसे निकालते 1.69 इंटू 10⁻⁻5 और इस कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁻2। सर हम लोग ऐसे निकालते, अगर अकेला होता तो ऐसा आता, हम लोग ऐसे निकालते अल्फा की वैल्यू जब अकेला था तो। लेकिन अगर मेरे साथ क्या दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है, तो सर एसिटिक एसिड के साथ, अगर एसिटिक एसिड के साथ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां पर ये वीक एसिड, तो ये देख लो सर यहां पर अल्फा डैश की बात करें तो अल्फा डैश की वैल्यू सर K/ क्या आ जाएगा, K/ क्या आ जाएगा, अल्फा डैश की वैल्यू की बात की तो सर K/X, K की वैल्यू 1.69 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 10⁻⁻2। H प्लस कितना आएगा, यहां से H प्लस की वैल्यू कितनी आएगी 10⁻⁻2m। सर ये वैल्यू आ जाएगी 1.69 इंटू 10⁻⁻3 आ जाएगा। अल्फा डैश देख लो 1.69 इंटू 10⁻⁻3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा अपने को, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। जब भी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे ना, जैसे मान लो कोई बेस दिया, ये देख, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
अगर तुमसे ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अगर मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर इन दोनों केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ दो, बता सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बराबर होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बराबर होगा? कौन कौन सा निकाल सकता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? 0.01 MnH4OH अगर ऐसा अकेला दिया है, K दिया हुआ है, और उसके साथ अगर मैं 0.02 वो दे दो, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या हो जाए? पहले केस में क्या होगा? अल्फा की वैल्यू सीधा सीधा √KB/C कर दो, √KB की वैल्यू ये 10 की पावर -2 सर, √10 की पावर -2, 0.1 आ गया, 10 की पावर -1। पहले केस में अल्फा की वैल्यू ये आएगी सर। दूसरे केस में अल्फा डैश की वैल्यू KB/X लिखूंगा। KB की वैल्यू कितनी होगी सर? 10 की पावर -4, और इसकी वैल्यू कितनी लिखूंगा सर? 0.2, 5 इंटू 10 की पावर -4 लिख दूंगा। देख लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना डिक्रीज कर रहा है। कोई बोले सर आपने 0.2 क्यों लिया? क्योंकि देखो भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा तो सर यहां पर कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा? कैल्शियम +2 और 2 OH माइनस देगा। सर ये 0.1 M है, ये 0 हुआ, ये 0.1 हो जाएगा, और ये 0.2 M हो जाएगा। सर अगर अब NH4OH को रिएक्शन कराते हो, अब NH4OH रिएक्शन करेगा। सर क्वेश्चन आपने जो बॉक्स बनाया उसमें देखो एक बार, आपने क्या लिखा था उसमें? सर इसमें क्या लिखा था? 0.01 M, ये 0 और ये कितना हो गया सर? 0.01 माइनस 0.01 अल्फा डैश, ये 0.01 अल्फा डैश, 0.01 अल्फा डैश प्लस 0.2 M, इसकी वैल्यू राउंड ऑफ करोगे 0.2 M हो जाएगी। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KB की वैल्यू निकालने जाओगे, 0.01 अल्फा डैश इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.01, कम कर लो 1 माइनस अल्फा डैश। सर ये कैंसिल आउट हो गया सर। अल्फा डैश की ये वैल्यू कितनी हो गई? 1 के बराबर हो गई। अल्फा डैश की वैल्यू KB/0.2 आएगी। ऐसे निकाले। जो लोग फंस गए हैं प्लीज बेटा ध्यान से देखना, आपने जस्ट फॉर्मूला लिखा था, यहां फॉर्मूला क्या लिखा था? यहां फॉर्मूला ये लिखा गया था कि सर x क्या है? सर x क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, उससे कितना H प्लस मिल रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। यहां पर 0.2 इसलिए लिया गया ताकि आपको पता हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 H प्लस देता है, तो पता चल रहा है कैसे हो रहा है। सर जब भी आपसे बोला जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा। सर कॉमन आयन इफेक्ट के बाद ना हम लोगों के पास एक ऑड आयन इफेक्ट भी आता है। कॉमन आयन इफेक्ट के बाद एक ऑड आयन इफेक्ट भी आता है। ऑड आयन इफेक्ट मतलब, ऑड आयन इफेक्ट क्या है सर? देखना ऑड आयन इफेक्ट क्या होता है। यहां पर ऑड आयन इफेक्ट किसको बोलते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट में क्या था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज कर गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। कॉमन आयन इफेक्ट में और ऑड आयन में क्या डिफरेंस है? देखना ध्यान से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां डिक्रीज कर गया बिकॉज एक आयन कॉमन था, एक आयन कॉमन था और उसने पूरा का पूरा अल्फा की वैल्यू चेंज कर दी। एक आयन कॉमन था, उसमें पूरी की पूरी अल्फा की वैल्यू चेंज कर दी। ऑड आयन इफेक्ट किसको बोलते हैं? ऑड आयन इफेक्ट क्या होता है? when a weak electrolyte ionizes in presence of strong electrolyte having
odd ion, then degree of ionization of या degree of dissociation of weak electrolyte increases. degree of dissociation of weak electrolyte क्या हो जाएगा, increase होने लगेगा. weak electrolyte क्या होने लगेगा, increase होने लगेगा. कैसे, ध्यान सुनना, कैसे, ये देखो, अगर तुम्हारे पास वेन वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो आयनाइज कर रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में, बट उसके पास एक ऑड आयन हो, ऑड आयन मतलब उसके पास एक ऑड आयन का मतलब ये देखो, जैसे मान लो मेरा ये एसिड है CH3COH, अगर ये अकेला है तो सर इसके केस में हम लोग क्या बोलेंगे, सर ये देखना, अगर ये अकेला है तो सर C0 C माइनस C अल्फा, सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसी को बोलेंगे. अगर सिंगल था तो यही बंदा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अकेला है तो यही होगा. लेकिन अब CH3COH को किसके साथ आयनाइज करने लगो, ये देखो CH3COH बेचारा आयनाइज हो रहा है, लेकिन देखना ध्यान से, किसके प्रेजेंस में आयनाइज करना शुरू कर दो, किसके प्रेजेंस में, ध्यान सुनना भाई साहब, यहां अलग लेवल चल रहा है भाई, देख लेना यार, टाइम यहां पर देखो, अब यहां पर क्या होगा, इसकी आयनाइजेशन करो बट किसके प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, ये देखना अपने पास, अगर मैं ऐसा कर दूं, ये देखो NaCl के प्रेजेंस में करा दूं, NaCl Na+ और Cl- बना देगा. अब तुम बोलो सर इसके मुझे क्या लेना देना NaCl का, सर यहां पर होता क्या है कि जैसे आयनिक आयंस बन रहे हैं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, थोड़ा सा आयनाइज करेगा, थोड़ा सा भी आयनाइज करेगा तो क्या बनाएगा, थोड़ा सा आयनाइज करेगा तो सर क्या बनाएगा, C अल्फा. H+ क्या करेगा सर, H+ क्या करेगा, H+ Cl के साथ क्या करता है, HCl गैस बना के बाहर निकल जाएगा. ध्यान सुनना, ऑड आयन का मतलब क्या होता है, प्लीज सुनना. H और Cl, सर जैसे ही थोड़ा भी देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो खटाखट टूट गया, Na+ और Cl- बना दिया, लेकिन सर जैसे ही थोड़ा सा भी H+ बनने की कोशिश करेगा, सर C अल्फा- लिख दूं, क्यों, क्योंकि सर अब की बार भी सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर प्रोडक्ट लगातार डिक्रीज हो रहा है, अगर प्रोडक्ट लगातार डिक्रीज हो रहा है तो यहां पर हम बोल सकते हैं अल्फा- और अल्फा में कौन सा बड़ा होगा, सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका ज्यादा होगा, सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा- का ज्यादा होगा. क्यों, क्योंकि भैया ये क्या हो रहा है, सर थोड़ा सा भी H+ बना, सर Cl- लेके HCl बना देगा, सर हो गया. अब बेचारा फिर से ऑब्वियस है, आप लीच एट लीस्ट याद करो, अगर प्रोडक्ट लगातार डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन हमेशा किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो इस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. इंक्रीज हो जाता है. तो ये ध्यान रखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर आपका ऑड आयन है तो उस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज हो जाता है. सर ऑड आयन इफेक्ट किसको बोलते हैं, अकेला था सर ऐसे अल्फा कर रहा था, लेकिन जैसे ही अल्फा- हो गया, कैसे, इस बार अल्फा- की वैल्यू ग्रेटर है, किससे ज्यादा है, अल्फा से ज्यादा है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से ज्यादा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां पर इंक्रीज कर गया है. तो ये ध्यान रखिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां पर इंक्रीज कर गया है, तो सर ये ध्यान रखना, हो जाएगा. किसी का भी एग्जांपल, अब एसिड और बेस ले लेगा तो और ज्यादा तेजी से होगा. अब मान लो कोई बोल रहा है सर एसिड बेस ले लेते हैं, ये देख, अब ये है, ये देख NH4OH है, ये स्लोली NH4+ बनाएगा और OH- बनाएगा, स्लोली OH- बना रहा है. लेकिन तुम क्या डाल दो इसके बगल में, ध्यान सुनना, अगर इसके साथ ये देखो NH4OH, अगर तुमने इसके साथ NaOH मिक्स करा तो यहां पर क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट. यहां पर क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट. यहां पर क्या होगा सर, यहां पर अल्फा की वैल्यू कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये वीक बेस है, सर आपने क्या डाल दिया, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, सर ये कॉमन आयन इफेक्ट. लेकिन अगर तुम यहां पर ध्यान सुनना, अगर तुमने यहां पर क्या डाल दिया, सर NH4OH के केस में अगर तुमने क्या डालना शुरू करा, सर HCl डाल दिया.
अब HCl क्या करेगा, तुम्हें भी पता है, H प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा। सर H प्लस और Cl माइनस, H और OH देख रहे हो एकदम जुड़वा भाई, सर धाड़ धाड़ बाहर निकलेंगे। सर H प्लस और OH माइनस खटाखट बाहर निकल जाएगा। सर ये क्या करेगा, इस केस में ऑड आयन इफेक्ट लगा देंगे, एसिड बेस में भी ऑड आयन इफेक्ट लग जाएगा। सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज करा देंगे। तो याद रखो, सेम टाइप के बंदे को डाला, वीक बेस है स्ट्रॉन्ग बेस डाला, सर कॉमन आयन इफेक्ट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिकॉज ऑफ ऑड आयन इफेक्ट इंक्रीज कर जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग आयन इफेक्ट इंक्रीज कर जाएगा। तो याद रखना, जब भी तुमसे पूछेगा अल्फा और अल्फा डैश, ये ध्यान रखिएगा, मिक्सिंग ऑफ आयंस जब भी करते हैं, आयंस जब भी मिक्स करते हैं तो उस केस में वीक एसिड या वीक बेस हो, वीक एसिड या वीक बेस हो, दो इफेक्ट होते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट, ऑड आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट ये है कि भैया आप क्या कर रहे होते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है सर, जब सेम टाइप के लोग मिल जाए, एक स्ट्रांग हो और एक वीक हो, उसको कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। और एक क्या हो जाए, सर अगर सेम टाइप के मिल गए तो कॉमन आयन, अपोजिट वाले मिल गए तो ऑड आयन। जहां पर ये बंदा एक को दूसरे को लेके चला जाएगा, उस केस में ऑड आयन इफेक्ट हो जाएगा। काम श्योर है, डन। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि वीक एसिड के अंदर, वीक एसिड और वीक बेस का केस अब हमने अपनी तरफ से कंप्लीट कर लिया है, हम अपने अपनी तरफ से कंप्लीट कर लिया है। तो अब एक काम करते हैं, अब यहां पर तीन चीजें और बचती हैं। देखो आयनिक इक्वेशंस, आयनिक इक्विलिब्रियम में बात करेंगे तो तीन चार कॉन्सेप्ट है मेजर। वीक एसिड वीक बेस आपने फिनिश कर लिया है, वीक एसिड और वीक बेस आपने फिनिश कर लिया है। फिर आता है एक बफर सॉल्यूशन, फिर आता है सॉल्ट और फिर आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने पहला टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम का विद फॉर्मूलाज, विद उसकी कंडीशंस, ऑड आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, ये सारी चीजें हमने अब हम लोगों ने फिनिश कर ली हैं। तो वीक एसिड वीक बेस हमारा अब फिनिश हो चुका है, वीक एसिड और वीक बेस अब हमारा फिनिश हो चुका है। उम्मीद करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है यार, कौन है यार, तुम्हें जिसको भी चैट करना है भाई, मैं तुम्हें चैट करने की अच्छी जगह बताता हूं। यहां पर मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा, दिक्कत, जो भी चैट करना चाहता बेटा सेंस लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। हाँ, बोल दो कि भाई तुम एक काम करना, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो या बहुत अच्छी लग रही हो, ठीक है ना, अपना इंस्टा आईडी ले लो या टेलीग्राम आईडी जल्दी जल्दी लेके फिर वहां जाके बात करो। हाँ, या फिर बोल दो कि पिछले लेक्चर में जाके वहां पर आते हैं, वहां पर चैट की स्लो स्पीड हो जाएगी। हाँ, यहां पर कौन करता है यार, मैं ऑफ कर दूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, नहीं ऑफ कर रहा हूं तो पीछे मुड़ रहा हूं तो देख रहा हूं भाई अलग ही लेवल पे चल रहा है। एक टाइम को मुझे लग रहा है कि मैं भी शुरू हो जाता हूं कि इंस्टा आईडी दे दो यार, मेरे बाबू सोना कर लो। पता नहीं कौन है, एक तो वासीम, पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हैं यार। भाई प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो। चलो, अब आयनिक इक्विलिब्रियम बेटा सबसे अच्छा चैप्टर, मतलब अच्छा टॉपिक। क्यों? बफर सॉल्यूशन, आयनिक इक्विलिब्रियम में बफर सॉल्यूशन देखोगे, ये ऐसा सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जो हमारा यहाँ का स्पैमर होता है उसको बोल दो, थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं करता। बफर सॉल्यूशन पता है किसको बोलते हैं? अरे सच में, मतलब तुम सोचो ना, हम लोगों के लिए क्या है, एक तो आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो एक तो बंद कमरे में है, बक 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 किए जा रहे हैं, ठीक है, और जब पीछे मुड़ रहे सोच रहे देख लेते हैं कुछ तो यहाँ चल रहा है भाई साहब अलग ही लेवल पे, ठीक है। ब्लॉक, कितने लोगों को ब्लॉक कराएं यार, उसके लिए उतना गुस्सा भी तो आना चाहिए ना। ऐसे देखो किसी का घर बन रहा है, उसमें क्या गुस्सा करे आदमी? तुम्हें डॉक्टर बनना है ना, उसको नहीं बनना, उसको हाँ, उसको क्या भाई, उसको डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है। अब चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, सॉरी यार, जो भी जिनकी कन्वर्सेशन आधी अधूरी रह गई, बेटा ध्यान रखिएगा। मैं सच बता रहा हूँ, अच्छी गर्लफ्रेंड, अच्छे बॉयफ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आपका इंतजार कर रहे हैं, सिलेक्शन के बाद भी आपको मिल सकते हैं। इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं जितना आप यहाँ पर फैले हुए हैं, बट ठीक है, अगर आपको लगता है आपके हार्मोनल चेंजेस आपके अकॉर्डिंग नहीं मतलब कंट्रोल हो रहे तो लग जाइए, क्या ही बोल सकते हैं, लगे रहिए। हाँ, कोई मिले चाहे ना मिले, बस देखिएगा किसी को पैसा ट्रांसफर करने से पहले। हाँ, आजकल अमिताभ बच्चन आके बोलते हैं ना कि ऑनलाइन स्कैम से बचिएगा, तो देख लीजिएगा यहाँ पर भी वैसे लोग हो सकते हैं, कमाने का तरीका हो सकता है। हाँ, कि मेरे बाबू सोना का मोबाइल नहीं चल पा रहा, पता चला रिचार्ज करा दो। आजकल रिचार्ज भी बड़ा महंगा आता है भाई, मैं
हाँ वो 4,000 5,000 का तो रिचार्ज आता है कि भाई साल भर का रिचार्ज। पता चला बाबू साहब ने, हाँ बाबू साहब ने पूरा का पूरा बैच का प्राइस लगा दिया। कहां पर? रिचार्ज के ऊपर। लड़का या लड़की निकल गया, भाई साहब कल से खोज रहे हैं, उसने अपना नाम चेंज कर लिया है। आज उसका नाम वासिम है, कल उसका नाम, हाँ कल उसका नाम क्या हो जाएगा? फैजल हो जाएगा। कल उसका नाम फिर से अलग परी हो सकता है, परी का परा हो सकता है, परी का प्यारा हो सकता है, कुछ भी लिख सकता है भाई, कुछ भी नाम हो सकता है। पता चला 4-4 हजार का रिचार्ज करा रहे, या फिर ऐसे भी होंगे, मांगने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कोशिश करना भाई ऐसे काम ना करें, क्योंकि यहां पर जो लोग भी जिनके भी नाम आते हैं जरूरी नहीं कि वही हो। तुम्हें लग रहा होगा कि अंजलि है और मैं राहुल बन जाऊंगा, कुछ कुछ होता है गाइस। हाँ सर आप नहीं समझ पाओगे बेटा, बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी समझने का और समझाने का टाइम नहीं है, ठीक है। अगले साल कॉलेज पहुंचोगे उसका बहुत कुछ करना और बताना भी मत किसी को, लेकिन अभी चुपचाप पढ़ लो। चलो आओ बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं, बफर सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान सुनना, ध्यान सुन। और क्या, अरे एक तो अलग पांडे बन के भाई किसी को देख रहा था मैं, किसी कम्युनिटी पे या पता नहीं कहां पर तो देख रहा था, अलग पांडे बन के क्या चैट कर रहा है और पैसे मांग रहा है। अलग पांडे, मतलब मैं सोच रहा उसके नाम क्या लिखा है और लिख रहा है कि प्लीज मुझे रिचार्ज की जरूरत है जल्दी। मैंने कहा यार ये मतलब क्या है भाई, मुझे लिटरली मैं बोलने वाला हूं भाई इस नाम को तो बैन कर दो यार, इस नाम को तो बैन कर दो। मतलब सोच रहे हो तुम्हें शाहरुख खान कॉल कर रहा है कि 4,000 रुपया दे दीजिए बफर सॉल्यूशन की बात कर रहा था, कहां? चल भाई बफर सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं सर? बफर सॉल्यूशन क्या है सर? द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट, ये इस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, चेंज इन its pH, change in its pH when a small amount of acid or base is added to it। मतलब बफर सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जिसमें आप पीएच का चेंज रेजिस्ट करते हो, मतलब पीएच अपना चेंज नहीं कर पाते, पीएच अपना चेंज नहीं कर पाएगा, वो अपने चेंज को रेजिस्ट करता है, वो जल्दी चेंज नहीं करता है, ठीक है। हाँ वो अपना चेंज रेजिस्ट नहीं करता है, तो चेंज इन पीएच नहीं होगा, वो उसको रेजिस्ट करता है, बोलता है नहीं। जैसे तुम लोग रेजिस्ट करते हो ना, बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग अभी किस तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं, बफर की तरह कि भाई चलने तो यहाँ जो चल रहा है, अब यहां चल रहा है, मान लो तुम पीछे मुड़ के समझा रहे हो कि ऑड आयन कॉमन आयन, यहां चल रहा है कि भाई हाँ चलो जल्दी। तो यहां बात कर रहा था मैं कि जो रेजिस्ट करता है अपने पीएच को चेंज नहीं होने देगा। जब उसके अंदर एसिड या बेस ऐड करोगे तो भाई ऐसा सॉल्यूशन बनता कैसे? और ऐसे सॉल्यूशन की ही ज्यादातर डिमांड होती है। कैसे? जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड हमारा क्या है? बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्या होते हैं बताता हूं, लेकिन सुनना ध्यान से। इसका जो पीएच होता है, जो इसका पीएच होगा, पीएच और पीओएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, pH और pOH of buffer solution इसको is independent of volume। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। अभी थोड़ी देर बाद आपको पता भी चल जाएगा, फॉर्मूले से ही पता चल जाएगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, कि भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें होता क्या है एक्चुअली? बफर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं कि भाई साहब जो अपने पीएच के चेंज को रेजिस्ट करे। अब बफर दो टाइप के सर, देखिएगा टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन दो टाइप के सर, बफर सॉल्यूशन दो टाइप के। कितने टाइप के बफर सॉल्यूशन? ध्यान सुनना अपने पास, बफर सॉल्यूशन दो टाइप के। कौन कौन से सर? पहला टाइप जो होता है सिंपल बफर। सिंपल बफर भैया हम लोग, सिंपल बफर सॉल्यूशन ये किससे मिलके बना होता है? तो सर इट इज फॉर्म्ड बाय सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसको हम लोग पढ़ेंगे, वीक एसिड एंड वीक बेस।
इसको हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट। ये क्या होता है? सिंपल बफर। इसको हम लोग पढ़ते हैं विल स्टडी इन, कहां पर पढ़ने वाले हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। इसको हम लोग कहां पढ़ने वाले हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ने वाले। इसको हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ते हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में इसके बारे में जानते हैं कि सिंपल बफर सॉल्यूशन क्या होता है। सिंपल बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एक ही कंपाउंड होता है, कौन? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। यही बफर की तरह काम करता है, मतलब इसमें कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे नहीं फर्क पड़ेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, सिंपल बफर किसको बोलते हैं? सर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस को सिंपल बफर बोला जाता है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस सिंपल बफर है कि भाई साहब इसका पीएच चेंज नहीं करेगा। लेकिन अब ध्यान सुनना, यहां से कहानी चालू होती है, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। और यहां से देखिएगा मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन यहां पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये देखना इस चैप्टर में, इस टॉपिक में यही अच्छी बात है, सिर्फ 2 फॉर्मूले मिलेंगे। लेकिन भाई साहब मिक्स्ड बफर में देखोगे सर 2 टाइप के बफर आते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर और किसको बोलते हैं? बेसिक बफर बोलते हैं। एसिडिक बफर और क्या बोलते हैं? बेसिक बफर। सर पहले देख लो मैंने क्या बोला कि भैया 2 टाइप के सॉल्यूशन है बफर सॉल्यूशन। एक को बोलते हैं सिंपल बफर, जो कि क्या बोला जाता है सर? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। मिक्स्ड बफर किसको बोलते हैं? एसिडिक बफर और बेसिक बफर को। क्या होता है मिक्स्ड बफर? नाम से पता चल रहा है कि मिक्स्ड बफर होगा, नाम से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ मिक्सिंग की जाएगी। ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुन लेना, मिक्स्ड बफर का मतलब नाम से पता चल रहा है कि भैया कुछ ना कुछ बफर में मिक्स किया जाएगा। क्या होता है ये देखते हैं। ये देखो पहला क्वेश्चन ये आता है, हम पहले ये देखेंगे, पहले पहचानने की कोशिश करेंगे मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। पहले पहचानने की कोशिश करेंगे मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन कैसे पहचानते हैं। एसिडिक बफर कैसे पहचानते हैं कि एसिडिक बफर है, कैसे पहचानेंगे कि बेसिक बफर है? क्योंकि पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर आपको पहचानना पड़ेगा कहां पर एसिडिक बफर बन रहा है, कहां पर बेसिक बफर बन रहा है। एसिडिक बफर और बेसिक बफर कहां बनता है? ध्यान सुनना भाई साहब, पहले पहचानना है कैसे, किसी क्वेश्चन में कब बनता है, कैसे बनता है। याद रखना पहला क्वेश्चन यही पूछा जाए कैसे बनेगा। इसके केस में बाकी इसका एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स है, वो कल बैठ के करते रहेंगे। लेकिन पहले देख पहचानते कैसे हैं। पहली पहचान क्या होती है? पहली पहचान क्या होता है? एसिडिक बफर किसको बोलेंगे? वीक एसिड है, देखो ध्यान से, वीक एसिड है और उसका कंजुगेट बेस दिया है, उसका कंजुगेट बेस दिया है। वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ध्यान सुनना, वीक एसिड और अगर उसका कंजुगेट बेस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? एसिडिक बफर। वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर। सिमिलरली अगर कोई वीक बेस है और उसका कंजुगेट एसिड प्रेजेंट है, उसका कंजुगेट एसिड प्रेजेंट है, मतलब क्या हो गया? बेसिक बफर। मतलब क्या हो गया? बेसिक बफर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल में बताऊं कि सर ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है और इसका सर ये हमारे ब्लड में मिलता है, ये वाला बफर कहां होता है? हमारे ब्लड में होता है, ह्यूमन ब्लड में होता है। सर वीक बेस है और उसका कंजुगेट एसिड मिल जाए, जैसे NH4 NH3 है, ऐसे लिख देता हूं, NH3 है और NH4 प्लस हो गया। सर ये इसका एग्जाम्पल हो गया। सर पहचानने का तरीका देख लेना, वीक एसिड और वीक बेस। पहली बात सर, पहला कैसे पहचानते हैं। दूसरा चीज सर ये देखो, दूसरा एग्जाम्पल, सर एसिडिक बफर पता है किसको बोलेंगे? अगर वीक एसिड है और उसका सॉल्ट हो किसके साथ? उसका सॉल्ट हो किसके साथ? सर उसका सॉल्ट बना दो किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। वीक एसिड है और उसका सॉल्ट बना दो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। वीक एसिड है और उसका सॉल्ट बना दो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ये देख लो CH3COH है और उसका सॉल्ट बना दो किसके साथ? सर इसको ना रिएक्शन करा दो, किसके साथ करा दो? NaOH के साथ करा दो। तो सर ये क्या बना देगा? सर एसिडिक बफर कहलाएगा। अगर वीक एसिड और उसका सॉल्ट बन गया किसके साथ? वीक बेस और उसका सॉल्ट बन जाए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो उसको भी हम लोग क्या बोल देंगे? वीक बेस है और उसका सॉल्ट बना दिया हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ,
तो ये क्या कहलाएगा सर? बेसिक बफर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? बेसिक बफर। पहचानना सीख लो भैया, पहचान लेना कि भैया ये पहचानना कैसे है, क्योंकि एग्जाम हॉल में पहला क्वेश्चन यही टकराएगा बफर से कि सर कहां कहां बफर बनता है, कहां कहां बफर बनता है। ध्यान सुनिएगा, कहां कहां बफर बनता है। एक बात बताओ, ये जो कंडीशन आती है, ये वाली जो कंडीशन है कि सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ये देखना वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो, ये ध्यान सुनिएगा, अगर इसके x इक्विवेलेंट हैं और इसके y इक्विवेलेंट हैं, याद रखना बफर कब बनता है सर? x और y हैं, याद रखिएगा सर। बफर, एसिडिक बफर, ऐसे लिख देता हूं, एसिडिक बफर इज फॉर्म्ड व्हेन वीक वाला पोर्शन ज्यादा हो, x इज ग्रेटर देन y। सर x की वैल्यू क्या हो जाए? ग्रेटर देन y हो। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके x इक्विवेलेंट है, इसके y इक्विवेलेंट है, तो याद रखना बफर कब, एसिडिक बफर कब बनाओगे? सर जो इधर कर रहे हो वही उसके अपोजिट इधर भी कर रहे हो, यहां पर भी वही सेम केस कर रहे हो। यहां वीक बेस होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसका कितना x इक्विवेलेंट, इसका कितना y इक्विवेलेंट। यहां पर अगर मैं बोलूं कि सर अगर आप बेसिक बफर बनाना चाहते हो, बेसिक बफर बनाना चाहते हो, तो बेसिक बफर इज फॉर्म्ड। सर बेसिक बफर इज फॉर्म्ड, बेसिक बफर कैसे बनेगा सर? बेसिक बफर इज फॉर्म्ड व्हेन अगेन वीक वाला पोर्शन ज्यादा होना चाहिए। वीक वाला पोर्शन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। बेसिक बफर कब बनेगा? जब वीक वाला पोर्शन ज्यादा होगा। बेसिक बफर कब बनेगा? जब वीक वाला पोर्शन ज्यादा हो। सर एसिडिक बफर भी कब बनेगा? जब वीक वाला पोर्शन ज्यादा हो। पहले पहचानना शुरू करोगे सर, ये पहचान लेंगे, इसको हम लोग पहचान सकते हैं सर, इसको हम लोग ऐसे पहचान सकते हैं कि सर यहां पर एसिडिक बफर, यहां पर बेसिक बफर। लास्ट कंडीशन सर याद रखिएगा, व्हेन 50% ऑफ वीक एसिड इज आयनाइज्ड, तब भी क्या बनेगा? कैसे? ये देख लो, अगर कोई वीक एसिड है, ये देख लो आयनाइज होगा H+ और A-। 50% का मतलब क्या हुआ? 50% का मतलब क्या हुआ? C- C/2 C/2 C/2। आफ्टर 50% आयनाइजेशन, ये वीक एसिड है और ये इसका क्या है? कंजुगेट बेस है। तो सर 50% अगर वीक एसिड आयनाइज हो रहा है, तब भी क्या बन रहा है? एसिडिक बफर। सिमिलरली बफर पहचानने के तरीके देख लो सर, अगर 50% ऑफ वीक बेस इज आयनाइज्ड, 50% क्या ऐसे लिख देते हैं वीक, हाँ 50% इसलिए लिख रहा हूं ताकि थोड़ा 50% ना लिख के ऐसे लिख दो यार, व्हेन X% लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, व्हेन वीक एसिड इज, रुक जाओ, व्हेन 50% लिखने से क्या हो जाएगा कि लोगों को लगेगा हमेशा 50, व्हेन वीक एसिड इज आयनाइज्ड, किसी और के प्रेजेंस में ना आयनाइज हो, अपने आप से आयनाइज हो, Ha, H+ और A-, ऐसा बन जाएगा सर। ये एसिड हो गया और ये इसका कंजुगेट बेस हो गया। 50% लिख देंगे, थोड़ा सा किसी को लगेगा सर हमेशा 50% की बात कर रहे हैं, 50% नहीं, व्हेन वीक बेस इज आयनाइज्ड कंप्लीट। अगर अकेले आयलोन आयनाइज हो रहा है, जैसे BOH है, तो BOH आयनाइज होगा B+ और OH- में, तो सर ये क्या हो जाएगा? बेस हो गया और ये क्या हो गया? उसका कंजुगेट एसिड। तो ये हमारे पास 4 तरीके हैं जिससे आप बफर सॉल्यूशन पहचान सकते हो। 4 तरीके जिससे आप बफर सॉल्यूशन पहचान सकते हो। याद रखना, पहचानने का तरीका देख लेना भाई साहब, जब भी बफर आएगा बफर को पहचानते कैसे, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना अपने पास कि बफर पहचानते कैसे। एसिडिक बफर है, वीक एसिड और उसका सॉल्ट होना चाहिए, या फिर वीक एसिड, ये देख रहे हो सर, इसको पहचानने का तरीका देख लो, कैसे पहचान लेंगे। या फिर अगर तुमसे कोई पूछ दे कि सर कैसे, अगर दोनों दिया हुआ है तो उस केस में इक्विवेलेंट्स निकाल लो। सर जो वीकर पोर्शन है ना, उसकी इक्विवेलेंट ज्यादा होने चाहिए। याद रखना, जो भी वीकर पोर्शन है उसके इक्विवेलेंट्स क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। जो भी वीकर पोर्शन है उसके इक्विवेलेंट्स ज्यादा होने चाहिए। चलो एक काम करो, एक क्वेश्चन करो जिसमें पहचान पाओगे तुम। कहां गया भाई? इस क्वेश्चन का आंसर बताना। वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें कब बफर बनेगा? एसिडिक बफर कब बन सकता है? एसिडिक बफर कब बन सकता है?
किस कॉम्बिनेशन में? अगर मोल्स की बात करें तो ऑब्वियस है इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे। दोनों के केस में कब ये बफर बना सकता है? एसिडिक बफर कब बना सकता है? एसिडिक बफर कब बना सकता है? एसिडिक बफर कब बनेगा? बता सकते हो एसिडिक बफर कब बना सकता है? ये एसिडिक बफर कब बना सकता है? कब बना सकता है ये? हाँ भाई, आज क्लास थोड़ी लंबी चलेगी ना, कल जल्दी छोड़ दिया था, थोड़ा सा लंबा चलेगा। कल भैया जल्दी छोड़ दिया था मैंने, तो आज थोड़ा सा, अभी डीआरएस करा दूंगा, पहले एक बार बफर की बात कर लूं बेसिक। सर ये देख लो, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, सर ये कब हो सकता है? 1:1 पे? नहीं सर, यहां पर बफर नहीं बन पाएगा। सर यहां बफर नहीं बन पाएगा। सर 1:2 पे? नहीं, यहां भी नहीं बन सकता। कब बन सकता है? जब वीक एसिड वाला पोर्शन ज्यादा हो, वीक एसिड वाला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो? ज्यादा हो। सर वीक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो, तभी आप बफर बना सकते हो, तभी आप बफर बना सकते हो, तभी आप बफर बना सकते हो। तो बेसिक चीजें पहचानने का तरीका पता होना चाहिए। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन ये पूछ दे कि सर ऑन डाइल्यूटिंग अ बफर सॉल्यूशन, अगर किसी को डाइल्यूट कर रहे, किसी बफर सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे, पीएच क्या होगा? अगर डाइल्यूट करोगे बफर सॉल्यूशन को, मतलब वॉल्यूम बढ़ा दिया, सर वॉल्यूम बढ़ा दिया, सर बफर क्या करेगा? बता सकते हो? कैसे बनेगा? ये देखो सर, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वॉल्यूम पे चेंज ही नहीं करता, याद करना, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता, पीएच को कोई फर्क नहीं पड़ता बफर सॉल्यूशन के। सर उसको वॉल्यूम ज्यादा करो कम करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर बफर पहचानने का तरीका देख लो, बफर कैसे पहचानते हैं ये देख लेना। अब मैं तुमसे वही सब बातें देख लो, ये देखना कि बफर सॉल्यूशन क्या है। सर बफर सॉल्यूशन क्या है? जो रेजिस्ट करता है, इंग्लिश में लिख दिया जाए। सर जिसका पीएच किस पे डिपेंड नहीं करता, थोड़ा बहुत ऐड करते हैं, तो अब छाप मत देना भाई, सेम चीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ बफर क्या है? सर प्रॉपर्टीज ऑफ बफर चेंज नहीं करता। अब एक ही बात को कितनी बार लिखेंगे? वह प्रॉपर्टीज ऑफ बफर डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर बफर का क्या होता है? जितनी भी आप देखेंगे, जो भी दवाइयां आप लेके आते हैं, वो सब के सब क्या होती हैं? बफर होती हैं। तभी उसके ऊपर लिखा जाता है कीप इट इन अ क्लोज एंड। कोशिश करते थोड़ी देर के लिए दवाइयां ओपन रह गई तो बफर खराब नहीं होगा, लेकिन आपको ज्यादा लंबे टाइम तक रख दिया तो बफर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो बफर सॉल्यूशन का बेसिक डेफिनेशन या बेसिक प्रॉपर्टीज ये है जो ऑलरेडी हमने देख रखा है। सर बफर ऐसे होता है, सिंपल बफर, मिक्स्ड बफर, सिंपल बफर, मिक्स्ड बफर, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। सिंपल बफर किसको बोलते हैं? अभी के लिए बस इतना रखना, सिंपल बफर इसको बोलते हैं वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट को, ठीक है ना, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये देखो एसिडिक बफर किसको बोलेंगे? तो सर एसिडिक बफर क्या है? जिसके अंदर वीक एसिड प्रेजेंट हो, वीक एसिड हो और उसका कंजुगेट बेस प्रेजेंट हो, या फिर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ mixture of weak acid and salt of same weak acid with any strong base is called acidic buffer। वही सेम चीज दी हुई है कि सर ये चीजें हैं अपने पास, वीक एसिड हो, उसका कंजुगेट बेस हो, इंग्लिश में लिख रखा है। ये कुछ एग्जांपल्स है जो आराम से घर पे जाके लिखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आराम से आप वीक एसिड एसिडिक बफर के 4-5 एग्जांपल्स घर पे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहचानना है वीक एसिड है उसका, सर ये H3PO2 H3 ये सब क्या है? वीक एसिड है, ये हम लोगों के पास एसिडिक बफर होते हैं। बेसिक बफर की बात करते हैं तो बेसिक बफर की भी डेफिनेशन यही कहता है कि जिसके अंदर क्या हो? वीक बेस हो, वीक बेस हो, कंजुगेट एसिड हो, या फिर वीक बेस के साथ उसका स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट हो। सर ये रहा आपका, सर ये NH4OH है, NH4OH है, वही सब एग्जांपल्स है। सर ये Cl माइनस स्पेक्ट्रम मतलब देख रहा होता है, इसका कोई भी रोल नहीं होता पीएच में, इसका रोल कोई भी नहीं होता पीएच के अंदर, पीएच के अंदर कोई रोल नहीं होता। ये कुछ बेसिक बफर के एग्जांपल्स हैं, ये कुछ बेसिक बफर के एग्जांपल्स हैं, चाहो तो लिख लेना, सर कॉपी के अंदर लिख लेना। मेन क्या होता है? मेन क्या होता है? इसका फॉर्मूला भाई साहब, बेसिक बफर एसिडिक बफर का फॉर्मूला गजब का होता है भाई साहब, सच बता रहा हूं, गजब का फॉर्मूला होता है भाई। ये अलग लेवल का फॉर्मूला, सोचोगे ना ऐसा फॉर्मूला तुम शायद ही जिंदगी में डिराइव कर पाओगे भाई साहब, मैं सच बता रहा हूं। जैसे वीक एसिड और वीक बेस का फॉर्मूला आया था, कितना खतरनाक था ना। सिमिलरली बफर का डेफिनेशन और बफर को पहचानना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू उसका फॉर्मूला। सच बताऊं,
अरे ठीक है यार, थोड़ा बहुत बफर हुआ होगा, नाम का फर्क पड़ा होगा यार, अब तो सही हो गया है, लैग थोड़ा सा हुआ होगा, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं छूटा है भाई, तुम्हें बस इंग्लिश में दिखाया है मैंने, इंग्लिश में कुछ एग्जांपल्स दिखा दिए और कुछ भी नहीं छूटा है। ये कहां पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ लेंगे, विल स्टडी इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इसको मत लिख देना भाई कि यार सर छोड़ दिए, नहीं, अभी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कल ही आ जाएगा, कल ही पढ़ लेंगे, लेकिन प्लीज देखना अपने पास, पहले समझ लो कि बफर मेरे पास क्या होता है, इंग्लिश में कौन ये चीजें बताई थी। पहचानना सीख लेना कि भैया कैसे पहचानते, कैसे, क्योंकि ये पहचान गए ना काम बन जाएगा, पहचान गए काम बन जाएगा। कैसे पहचानते हैं, ध्यान सुनना, ये देख भैया, इससे खतरनाक डेरिवेशन शायद ही तुमने देखी हो, ये देखना अपने पास, पीएच ऑफ एसिडिक बफर। मैं एसिडिक बफर का निकालता हूं, बेसिक बफर भैया हम लोग सिमिलर करके लिख देंगे, एसिडिक बफर का पीएच निकालना है, एसिडिक बफर का पीएच निकालना है। एसिडिक बफर कैसे निकलता है, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना अपने पास, अगर कोई एसिडिक बफर HA, ये वीक एसिड है, ये देख लो ये वीक एसिड है सर, ये पानी में जाएगा, क्या बनाएगा सर, ये पानी में जाके H3O प्लस और क्या बना देगा A-। ये वीक एसिड है और ये इसका क्या है, कंजुगेट बेस। सर इसको क्या लिख दूं, Ka, Ka की वैल्यू कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि सर ये ऐसे लिखा जाएगा। इतना टफ डेरिवेशन बेटा शायद ही आप कर पाओ। सर कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि K इज इक्वल्स टू, सर आप H प्लस लिख सकते हैं, A माइनस लिख सकते हैं, अपॉन HA लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि सर पानी 1 हो गया, H3O प्लस को H प्लस लिख दो। सर एक बात बताएं, एक बात बताएं, H प्लस को आप लोग क्या लिख सकते हैं, Ka इंटू HA अपॉन A माइनस। सर ये बफर कैसे है, बिकॉज वीक एसिड प्रेजेंट है और उसका कंजुगेट बेस प्रेजेंट है, इसीलिए क्या बोलेंगे, तभी मैंने बोला एसिडिक बफर किसको बोलते हैं, जहां पर वीक एसिड आयनाइज हो रहा हो उसको भी एसिडिक बफर बोल देते हैं, क्योंकि वहां एसिड भी है और उसका कंजुगेट बेस भी है। सर यहां पर देखेंगे क्या हम सब लोग log H प्लस लगा सकते हैं, log लगाएंगे। सर इतना टफ डेरिवेशन क्या आप लोग साथ साथ में कर जाएंगे, इतना टफ डेरिवेशन आप साथ साथ में कर जाएंगे। सर इतनी बड़ी बातचीत आप लोग हो सकती है क्या, ये देख लो, ये देख लो, ये इतना टफ डेरिवेशन। सर इस टफ डेरिवेशन को करने से हाथ तो नहीं कांप रहे आपके कि भाई साहब इतना गलत, सर इतना माइनस लगा दे रहे हैं आप, ऐसे कैसे माइनस लगा दे रहे हैं आप लोग, माइनस लॉग ऐसा लिख सकता। सर इसको क्या लिख दूंगा, पीएच ऑफ एसिडिक बफर इज इक्वल्स टू pKa आ गया और माइनस लॉग, सर ये क्या है, एसिड है और ये इसका क्या है, कंजुगेट बेस है। सर यही होगा, pH इज इक्वल्स टू, या तो तुम ये फॉर्मूला लिख लो या फिर हम माइनस वाला साइन हटा देते हैं, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग, सर यहां पर कंजुगेट बेस का इसको उल्टा कर दो, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कंजुगेट बेस के बदले हो सकता है कहीं कहीं पर आपको क्या मिल जाए, सर सॉल्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए, तो सॉल्ट के अंदर भी एसिड और बेस, ये देख लेना। ये फॉर्मूला हमारा फाइनल फॉर्मूला होता है। सर ये न्यूमेरिकल्स के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स के लिए यूज कर लीजिए। pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कंजुगेट बेस अपॉन एसिड। ये देख रहे हो, इतना टफ फॉर्मूला डिराइव कर दिया मैंने, इतना टफ फॉर्मूला मैंने डिराइव कर दिया। अगर मैं ऐसे ही लिख दूं सिमिलरली, सिमिलरली किसके लिए, सिमिलरली फॉर बेसिक बफर। अच्छा बेसिक बफर में क्या चेंज होगा, चलो खुद से सोचो, तुम खुद से सोचो, बेसिक बफर में pH निकालोगे या POH निकालोगे। सर pH के बदले क्या निकालोगे, POH, क्योंकि बेस में ऑब्वियस है POH आता है। pKa के बदले क्या लिखोगे, PKB। अगर तुम्हें एसिडिक बफर का पता है और दिमाग लग सकता है कि सर मुझे लगाना आता है, मेरे घुटनों में सर जोर लगा के आ सकता है, कंजुगेट एसिड और या फिर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय, ये क्या लिख सकता हूं। अब इसका भी डेरिवेशन वैसे ही होता है, आप चाहें तो कर लीजिएगा, हम लोग सिमिलरली करके लिख देते हैं, क्योंकि भैया हमें पता है कि pH के बदले बेस में क्या आ जाएगा, POH आ जाएगा, Kb pKa के बदले Kb आ जाएगा, हो गया, यही काम कर देंगे, डन।
कर सकते हैं। पीएच के बदले पीओएच आ जाएगा भाई, इससे ज्यादा क्या आएगा? पीएच के बदले पीओएच आ जाएगा, पीएच के बदले पीओएच आ जाएगा, ठीक है, पीएच के बदले पीओएच आ जाएगा। बस थोड़ा सा और देख लो, पीके के बदले पीकेबी, कंजुगेट बेस के बदले कंजुगेट एसिड, एसिड के बदले बेस आ गया, हो गया। डेरिवेशन देख रहे हो? तो भैया यहां पर देखिए, अब आपकी जिंदगी में सर पहले तो आपने ये पहचानना शुरू किया, बाकी थ्योरी को ठीक है आप ये देखिएगा, इसको पहचानना शुरू किया, मैं इसलिए देख लो एसिडिक बफर का। अब देख लो यहां पर आप घर पे बनाओगे, इसका पीएच का वैल्यू क्या निकाल दिया? पीकेए प्लस लॉग सर कंजुगेट बेस या फिर सॉल्ट अपॉन क्या लिख सकता हूं? एसिड। बस घर पे कल ये प्रैक्टिस करके आ जाइएगा, कल भैया हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। हमें बस एक ही फॉर्मूला, इस पूरे टॉपिक में एक ही फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला मैंने आपके लिए इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला डिराइव कर दिया है, कल इसका एप्लीकेशन सिखाया जाएगा तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पढ़ के आएंगे, पूरी उम्मीद तो कर ही सकते हैं। चलिए अब फॉर्मूला हमारे हो गए हैं, अगली क्लास में इसके ऊपर एप्लीकेशन पे आएंगे। अब हमारा डीआरएस कहाँ गया भाई? कुछ केमिकल इक्विलिब्रियम का ऑब्वियस हमने बोला था, ज्यादा नहीं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं। तो जो लोग भी भैया सिर्फ आयनिक पढ़ने आए थे बेटा, अब तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका है। जो लोग भैया केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ के आए हैं, सर कल भी आज भी सब जगह अब अगले संडे तक केमिकल इक्विलिब्रियम का ही टेस्ट था, डीआरएस करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम आप पढ़ के आए होंगे। खटाखट क्वेश्चन करना शुरू करते, खटाखट क्वेश्चन करना शुरू करते हैं सर, खटाखट क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन शानदार है, लाजवाब है, करिए सर। कैसे निकालेंगे? अल्फा है, ए की मतलब अल्फा की वैल्यू नेग्लिजिबल है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि भैया इसका आंसर निकाल दीजिए, क्या निकलेगा, क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन के लिए प्लीज बेटा वो निकाल लेना, कैलकुलेशन के लिए प्लीज आप निकाल दीजिए, अपना कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है, अटेम्प्ट कर लीजिए। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, कैसे निकलता है सर? एक बात बताएं, कुछ याद आ रहा है? सर जब कुछ नहीं दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो एक एक मोल मान लिया जाए, कोई दिक्कत तो है नहीं। सर टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर 1 0 0, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर क्या मान लें? 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा बाई 2 हो गया। सर एक बात बताओ, इसके केपी का एक्सप्रेशन जब लिखते हैं तो केपी का एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम पर एन टोटल कितना हो जाएगा? एन टोटल सर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। सर 2 प्लस अल्फा बाई 2 हो गया। सर ये देख लो 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, इसका केपी का एक्सप्रेशन लिखने जाएंगे तो केपी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? सर केपी का एक्सप्रेशन निकालने जाएंगे तो केपी क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ O2। इस सेम क्लास में करा हुआ क्वेश्चन है, डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ H2O। बस एग्जाम में पूछने का तरीका, सर केपी प्रेशर ऑफ O2 के H2 की बात करें तो केपी इज इक्वल्स टू 2 अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा इंटू 1 होगा। सर टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर 1 बार दिया हुआ है। O2 की बात करोगे तो सर अल्फा बाई 2 और 2 प्लस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा इंटू सर 1, इसकी पावर 1 बाई 2। यहां पर देखोगे सर कैलकुलेशन अब तुम करो, ये ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है इस टाइप का। 2 इसकी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 1, सर ये आ जाएगा। अब ये देख लो केपी की वैल्यू निकाल लो, सर ये 2 से ये 2 चला गया, 2 प्लस अल्फा से 2 प्लस अल्फा चला गया। कुछ ऐसा आया था, कुछ ऐसा आया हुआ था हम लोगों के पास, अल्फा की पावर 3/2। सर अल्फा की पावर 3/2 ऊपर बचेगा, नीचे क्या बचेगा? 2 प्लस अल्फा और यहां पर बचेगा 1 माइनस अल्फा, यही बचेगा। 2 प्लस अल्फा की पावर 1/2 बचेगा, 1/2 मतलब क्या हो गया? 2 प्लस अल्फा, यही बच रहा है ना भाई, थोड़ा हाँ यही बच रहा है। कितना आ जाएगा? 2 प्लस अल्फा।
अगर ध्यान से देखो तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा 3/2 लिख सकता हूं। और ये कितना बच गया, ये कितना बच गया, ये देख लो अपने पास, ये कितना बच गया सर, 2 की पावर √2 लिख सकता हूं। इसकी वैल्यू, केपी की वैल्यू कितनी दी हुई है, केपी की वैल्यू दी हुई है सर, इसकी वैल्यू दी है 8 × 10 की पावर -3। एक काम करो, इस पूरे को स्क्वायर कर दो, इस पूरे को स्क्वायर कर दो, तो अल्फा क्यूब अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 64 × 10 की पावर -3। अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128 × 10 की पावर -3 आ जाएगा। 120 सॉरी 6 आ गया, -6, इसको स्क्वायर किया ना तो -6। सर अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √128 × 10 की पावर -6। -6 का क्यूब रूट करोगे तो -2 मिल जाएगा, और 128 का करोगे तो 5.02 मिल जाएगा। 5.02 × 10 की पावर -2। याद करो, ये सारी कहानियां हमने पहले करी हुई हैं। अब जिसको लगता है कि सर आप फिर से बताइए प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कैसे आया, अपने मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स, ये 2 ऊपर चला गया, अब वो कहानी करने का टाइम निकल गया बेटा। अगर अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला होगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे निकालना है, दिया हुआ है केपी की वैल्यू, निकाल दे भाई, ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये देख, अब इस तरह का क्वेश्चन बेटा जितने लोग एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, उसमें से 70% लोग क्वेश्चन कर जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन विद इन सेकंड कर जाएंगे, कुछ करना भी नहीं है। एक्स से जेड की वैल्यू निकालनी है, एक्स से डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, एक्स से डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। सर एक्स से डब्ल्यू निकाल दो, एक्स से डब्ल्यू निकाल दो, कितना आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या ही करेंगे, इसमें कोई टेंशन ही नहीं लेना है, इसमें कोई कैलकुलेशन क्या ही सर, सीधा सीधा एक्स से डब्ल्यू कैसे निकालोगे सर, ऐड कर देना, एक्स से डब्ल्यू निकल जाएगा, 1 × 2 × 4 सर कितना आ गया, 8 आ गया, आंसर कितना आ जाएगा 8। सर इस क्वेश्चन को सब लोग कर लेंगे सर, ये क्वेश्चन तो हम लोग देखेंगे धड़ाधड़ कर देंगे, इस क्वेश्चन को करने में टेंशन नहीं। लेकिन एग्जाम हॉल में इतना जान जाओ कि अगले साल अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सर बहुत डिफिकल्ट हो गया। जैसे इस बार फिजिक्स अच्छी आई थी ना, वैसे ये सब चीजें अच्छी आ सकती हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम की टॉपिक, अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन बताओ सर, केसी की वैल्यू बताओ जल्दी। इस रिएक्शन का केसी दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है, इस रिएक्शन का केसी और इसका पूछ रहा है, क्या निकलेगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल करने के बाद 2 कर दें सर, कितना आ जाएगा सर, ये 10 की पावर 4 आ गया, डिवाइडेड बाई 4.9 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25 सर, ये कितना हो जाएगा 416 के आसपास पहुंच जाएगा। 25 से 10,000 को 25 से डिवाइड करोगे सर, 5 ले लो, 5 का स्क्वायर 25, राउंड ऑफ करोगे 400 के आसपास आंसर पहुंच जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या कर रहा, 49 कैसे कर दिया भाई, 49 कैसे कर दिया, अरे कैसे, गजब गजब, 49 कैसे आ रहा है भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ 49 कैसे आ जा रहा है सर, इंटू 10 की पावर -2 है, ऊपर करेंगे, इसको उल्टा किया, रिएक्शन को उल्टा किया, रेसिप्रोकल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, पावर 2 हो गया, 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 2 हो गया, उसका स्क्वायर 10 की पावर 4 हो गया, आंसर निकाल दे। ये क्वेश्चन देख भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करके देखो मजा आएगा, इस क्वेश्चन को करके देखो मजा आने वाला है। इस क्वेश्चन को सोचो एग्जाम हॉल में मिल जाएगा तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा। अगर तुम सीरियसली फाइट कर रहे हो, तुम ये सोचना कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में मिल रहा है तो क्या मैं ये सोच सकता हूं, क्या मैं ये सोच पाऊंगा, आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, प्रेशर एट टाइम टी टाइम पे दिया, इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, टी टाइम पे दिया, टाइम इज इक्वल टू टी, कोई दिक्कत नहीं,
क्या दिया हुआ है, टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है सर, टोटल प्रेशर कितना दिया है, पी टोटल कितना दिया हुआ है सर 450 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 720, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 2x की वैल्यू कितनी आ गई, अबे 720 माइनस 450 07 और 270, x की वैल्यू कितनी आ गई 135। तुमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि प्रेशर बताओ, वो बोल रहा है कि कितना डिसोसिएट हुआ। मुझे ये बताओ सर ए का टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर प्रेशर ऑफ ए कितना है सर 450 mm है। बी की बात कर रहे हैं टाइम इज इक्वल्स टू टी पे, तो सर इसमें से ए का प्रेशर ए का देखोगे 450 माइनस ये इतना ही डिसोसिएट कर रहा है ना, इतना ही डिसोसिएट कर रहा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है सर, जो आपका आया परसेंटेज में निकालना है क्या, हाँ डिवाइडेड बाय किससे सर, रेस्पेक्ट में इनिशियल कितने प्रेशर, बाद में कितना डिकम्पोज हुआ, कितना आपका है 135 बाई 450 कर दो, 135 बाई 450 कर दो, तो ये 4 से 45 से 3 0.3, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 10 की पावर -1, ये देख लो 3 इंटू 10 की पावर -1 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 10 की पावर -1 कर देंगे। सर कितना डिकम्पोज कर रहा है, 450 में से 135 डिकम्पोज कर रहा है, 135 बाई 0.3। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहो कि सर ऐसा भी होता है। इस क्वेश्चन को देख, 1 मोल H2O और 1 मोल CO। अरे भाई आज थोड़ा सा कम ब्रेक ले लियो, कोई दिक्कत नहीं ना, क्वेश्चन भी करना है, थोड़ा सा कल क्लास रह गई थी इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूं, जल्दी कर। 1 मोल H2O है, 1 मोल CO है, उसका 40% 10 लीटर कंटेनर का मास है, वॉल्यूम है, 40% रिएक्ट कर गया, बाई मास रिएक्ट कर रहा है, तो भैया मोल से भी उतना ही रिएक्ट करेगा, ऑब्वियस है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ही होगा अगर बाकी सारी कंडीशन सेम है तो, बाकी सारी कंडीशन अगर सेम है तो मास और मोल सेम ही आएगा। जल्दी क्या होगा, फोर्टी परसेंट कर रहे हैं तो भैया निकाल दो कितना आ जाएगा। इसके केस में देखोगे Cu प्लस H2O, CO2 प्लस H2, सर ये 1 1 है, 0 0 है, 1 माइनस एक्स होगा, 1 माइनस एक्स होगा, एक्स और एक्स बनेगा। सर एक्स की वैल्यू कितनी है सर 40%, तो सर इसका मतलब 1 माइनस 0.4 0.6 हो गया, 1 माइनस 0.4 0.6 हो गया, ये 0.4 बना, ये 0.4 बना। सर यहां पर देखोगे डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है, सर डेल्टा एनजी 0 है तो वॉल्यूम का कोई रोल है ही नहीं, क्यों, क्योंकि सर जहां पर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स 0 हो गया उस केस में वॉल्यूम का कोई रोल होता नहीं है। केसी निकालना है, केसी कैसे, अगर निकालना चाहो तो तुम निकाल सकते हो, ये लो करके देख लो सर, ये वही आएगा डेल्टा एनजी, वॉल्यूम से डिवाइड करके देख लो, सेम आंसर आ जाएगा। सर 10 10 10 10 कैंसिल, 0.16 डिवाइड बाई 0.36, ये कैंसिल आउट कर दिया, 16 से ये 4 टाइम्स और ये कितना हो गया 4 4 जा नहीं, हाँ 4 4 जा और अपॉन 9, 4/9 को क्या लिख देते, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, 4/9 को क्या लिख देंगे, 4/9 कितना हो जाएगा 0.44। कितना लिखना है, केसी की वैल्यू, केसी इंटू, अच्छा केसी की वैल्यू आएगी, केसी इंटू 100 से मल्टीप्लाई करो तो केसी की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करोगे 44 आ जाएगा, केसी की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करो 44 हो जाएगा। पक्का ये क्वेश्चन देखना, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, यहां से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है। सर ये रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम पर कंपोजिशन दिया हुआ है, इस रिएक्शन को देखो इक्विलिब्रियम पर सबका कंपोजिशन दिया हुआ है, फिर क्या बोल रहा है कि उस पे 0.2 मोल Cl2 ऐड कर दो। अब बताओ PCl3 का, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दिया हुआ है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दिया हुआ है 20। बस ये बता दो इक्विलिब्रियम पर ऑलरेडी बैठे हुए थे सब लोग, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर थे, उसमें आपने क्या कर दिया, आपने उसमें से क्या कर दिया सर, उसमें आपने Cl2 ऐड कर दिया। अब बताओ, थोड़ा कैलकुलेशन गंदा हो सकता है इसमें, ऑब्वियस है कैलकुलेशन गंदा होगा, बस क्वेश्चन सोच लेना कि एग्जाम हॉल में दिया हुआ है तो मैं कैसे करूंगा, PCl3 प्लस Cl2, ये देखना सर आपने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करा,
कुछ टाइम पे, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर ये कितना है 0.2 है, ये कितना है 0.1 है, ये कितना है 0.4 है। आपने क्या बोला कि सर कुछ टाइम के लिए इसमें क्या ऐड कर दीजिए 0.2 ऐड कर दीजिए, मतलब अब आपका रिएक्शन में Cl2 ज्यादा हो गया तो रिएक्शन किधर जाएगा सर, रिएक्शन किधर जाएगा सर, इसमें से -x, क्यों, क्योंकि सर इसमें से -x, रिएक्शन अभी भी प्रोडक्ट ज्यादा हुआ सर, रिएक्टेंट ज्यादा हुआ तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। टाइम इज इक्वल्स टू न्यू इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। अब देख लो सर इसको क्या लिख दूंगा 0.4 प्लस x डिवाइडेड बाई 0.2 माइनस x और 0.3 माइनस x इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया जाए 20। सर यही होगा। अब इसको सॉल्व करना वो अलग कहानी है कि इसको सॉल्व करने जाएंगे, वो सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, उतना कोई टेंशन नहीं, लेकिन देख लेना इसको सॉल्व करने के लिए फिर ऑब्वियस क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना पड़ेगा। चल ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेगा, आ जाएगा, चलो कोई नहीं। ये क्वेश्चन तो बता दे, बस हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन बता दे। SO3 का यील्ड बढ़ाना है, SO3 का यील्ड बढ़ाना है, जल्दी बता ली चैटलियस का SO3 का यील्ड बताना है, SO3 का यील्ड बताना है। बता सकते हो कौन कौन से नंबर ऑफ फैक्टर्स SO3 का यील्ड बढ़ाएंगे, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से लोग लेके आएंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सर किधर जाओगे बैकवर्ड, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब हीट बढ़ेगा पीछे। सर प्रेशर इंक्रीज करोगे मतलब वॉल्यूम कम होगा, सर अच्छी बात है, आप किधर जाओगे फॉरवर्ड। SO2 ऐड करोगे फॉरवर्ड, O2 ऐड करोगे फॉरवर्ड, कैटलिस्ट ऐड करोगे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो सर ये क्या आ जाएगा 3 पक्का। चलो कोई नहीं, मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। ओके गाइस, चलो कल करते। हाँ 3 लोग, तीन फैक्टर्स थे जो डिपेंड करते। कल हम लोग फिर से केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करेंगे। आज हम लोगों ने बफर स्टार्ट कर दिया है और बफर हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूलाज डिराइव कर लिए। कल बफर का एप्लीकेशन, बफर के क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करते कल भैया पढ़ के आएंगे जैसे आज आप पढ़ के आए थे। कल फिर से आपको, अब थोड़ा मतलब पहले नहीं बोलना चाहता लेकिन कल की केवीडी में देखेंगे। ओके गाइस, चलो मिलते हैं, बाय बाय, एंजॉय करो, बहुत लेट हो गया।